क्या है, हम दूसरा प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं ये लगभग हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेट आएगा। और ये आपको जो उत्तराखंड से रिलेटेड जैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर है, पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, और इसके अलावा अन्य ग्रुप सी के जितने भी उत्तराखंड में पेपर होंगे सबके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपके एग्जाम में फंस जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन आया हमारे पास कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। द्वित्व व्यंजन में एक वर्ण स्वर रहित और एक वर्ण स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन में कम से कम एक स्वर और दो व्यंजन होते हैं। जब संयुक्त अक्षरों में स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ण एक समान या एक जैसे होते हैं तो उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। देखो भाई, अगर हम द्वित्व व्यंजन की बात करें ना, तो एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें हम द्वित्व व्यंजन, तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। जैसा हमने लिखा, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया दिल्ली, है ना, ऐसे करके दिल्ली लिख दिया। तो ये जो द्वित्व व्यंजन है ये किसके वजह से बना है, इसके वजह से बना है, आधा लॉ और पूरे लॉ के वजह से, है ना। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, आधे लॉ को और पूरे लॉ को अगर तोड़ेंगे, आधे लॉ को और पूरे लॉ को तोड़ेंगे, या इस पे ई की मात्रा भी लगा दें, तो आप लोग देखना यहीं से सारा आंसर निकल जाएगा आपका। जैसे लॉ है, लॉ पे अगर आप हलंत लगाओगे तो आधा लॉ आपका ये हो गया, इस पर हलंत लगा दिया। फिर ऊपर से आप जो ये लॉ लिखोगे पूरा, तो ये लॉ पूरा लिखोगे, इस पर अगर हलंत लगाओगे आप लोग, तो इस लॉ के साथ जो है क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा अलग हो जाएगी। अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्या बोला था। पहला पॉइंट, द्वित्व व्यंजन में एक वर्ण स्वर रहित और एक वर्ण स्वर सहित होता है। तो एक वर्ण तो होता है स्वर सहित, ये तो स्वर सहित और यह है स्वर रहित, है ना, तो ये सही है आपका। दूसरा, द्वित्व व्यंजन में कम से कम, ये कम से कम है, कम से कम एक स्वर और दो व्यंजन होते हैं। तो इसमें कम से कम एक स्वर और दो व्यंजन होते हैं। तो आप लोग देखो ये दो व्यंजन है और एक क्या हो गया, स्वर हो गया, तो ये भी सही है। तीसरा है, जब संयुक्त अक्षरों में स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ण एक समान या एक साथ एक जैसे होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो जो संयुक्त अक्षर होता है, आप लोग सोच रहे होंगे संयुक्त अक्षर अक्ष, त्र और ज्ञ और स्र, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। तो ये संयुक्त अक्षर है, लेकिन जहां पे जो है एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण होता है उसको भी संयुक्त अक्षर ही बोलते हैं। और इसमें जो जब वो एक जैसे होता है, जैसे ये भी एक जैसा आधा लौ और पूरा लौ, है ना, जैसे एक समान होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, डी आंसर बिल्कुल एकदम सही हो जाता। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों इसमें क्या है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो दूसरा क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य के अधिक रचनाकार थे। अपभ्रंश साहित्य के जो अधिकतर रचनाकार थे वो कौन से थे। देखो भाई, अगर आप देखोगे ना तो हम जो है हिंदी में क्या देखते हैं, जैसे हिंदी आया था हमारा, तो हिंदी किससे आया है, संस्कृत। हिंदी की जननी हम किसे मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं। संस्कृत के बाद क्या आया था, पाली आया था, और पाली के बाद क्या आया था, प्राकृत आया था, और प्राकृत के बाद क्या आया था, अपभ्रंश आया था, है ना। इस तरीके से अपभ्रंश के बाद जो है आप हिंदी भी लिख सकते हो और अवहट भी लिख सकते हो, है ना, अवहट। तो ये अवहट आया था और इसके बाद क्या आया था, हिंदी आया था। तो यहाँ पे तो है, ये तो खड़ी बोली के ही टाइम का है, लेकिन इन तीनों का बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो आप लोग ध्यान देना कि जो ये वाले थे ना, इस समय जो रचनाकार थे वो बौद्ध धर्म के थे, है ना। बौद्ध धर्म का आप लोगों ने सुना होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक की रचना जो है पाली भाषा में ही हुई है ना। दूसरी बात, अगर प्राकृत की बात करें और अपभ्रंश की बात करें, तो प्राकृत और अपभ्रंश के जो अधिकतर रचनाकार थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर पूछ रहा अपभ्रंश साहित्य के अधिकतर रचनाकार कौन से थे, तो जैन धर्म के थे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम लगाइए। चलो इसका मैं सही क्रम लगाना आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको तोड़ना है इनको, है ना। जैसे हमारा ये एक है हमारे पास श्रम, है ना, दूसरा है हमारे पास साहस, तीसरा हमारे पास सांसें, और चौथा है हमारे पास सायकाल। देखो जरा इसको जरा तोड़ के देखते हैं जरा, है ना, तोड़ के देखते हैं। तो श्रम को अगर तोड़ोगे तो श्रम का संधि विच्छेद क्या होता है, स हलंत है, फिर रौ पे हलंत है, फिर ओ, ये तो हो गया स्र का संधि विच्छेद। और बाकी जो है इसके मो पे हलंत लगाओगे तो मो के बाद क्या हो जाएगा, ओ, ऐसे तोड़ेंगे। साहस को तोड़ोगे तो सौ पे हलंत लगाओगे तो इस पे आ की मात्रा अलग हो जाएगी।
हौ पे आप हलंत लगाओगे तो हौ पे भी औ की मात्रा अलग हो जाएगी, और सौ पे आप हलंत लगाओगे तो सौ पे भी औ की मात्रा अलग हो जाएगी। सांसों को तोड़ोगे तो सौ को हलंत लगाओगे तो इसमें आ की मात्रा अलग हो जाएगी, लेकिन आ पे क्या है, चंद्र बिंदु है, ये हो जाएगा इस तरीके से। सौ पे हलंत लगाओगे तो सौ पे क्या है आपकी ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा आपकी अलग हो जाएगी, और ए पे क्या हो जाएगा आपका अंक का बिंदा हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद जो साई काल में तोड़ोगे तो सौ पे हलंत लगाओगे तो सौ पे भी आ की मात्रा अलग हो जाएगी, और आ पे आपका क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु हो जाएगा। अब प्लस करके यो आ जाएगा, यो पे हलंत लगाओगे तो यो पे भी ओ का मात्रा अलग हो जाएगी। कौ पे हलंत लगाओगे तो कौ पे भी आपके आ की मात्रा अलग हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, का है यहाँ पे लिखा हुआ। और इसके बाद जो आपका लॉ लिखोगे, लॉ पे हलंत लगोगे तो लॉ पे भी ओ की मात्रा अलग हो जाएगी। हमने सबको तोड़ दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि शब्दकोश के अनुसार कौन पहला आएगा। तो भाई देखो, शब्दकोश के अनुसार 100 पहले आता है, या ये वाला 100 पहले आता है, या ये वाला 100 पहले आता है। तो आप लोग देखना कि जब लिखते हम ह अक्षर तरह ग्यों, तो आप ऐसे लिखते हैं, पहले आपका ये वाला 100 आता है, 100, फिर आपका ये वाला 100 आता है, और फिर ये छोटा 100 आता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले कौन सा वाला 100 आएगा, ये वाला, तो श्रम सबसे पहले आएगा। तो श्रम आएगा आपका पहले नंबर पर, पहले नंबर पर आ जाएगा आपके पास श्रम, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे श्रम, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा आपका सबसे पहले, ये श्रम पहले नंबर पे, तो एक आ गया। इसके बाद ये 3 है, तो 3 में देखो पहला अक्षर इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100 है। तो दूसरा अक्षर को देखेंगे, दूसरा अक्षर में क्या है आपका, इसमें से कौन सा पहला आएगा, ये वाले 100 एक जैसे ही है। इसमें जो है चंद्र बिंदा नहीं है, इसमें चंद्र बिंदु है, इसमें चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु वाले पहले आते हैं। तो चंद्र बिंदु वाले पहले आते हैं, तो इनमें से कौन सा 100 पहले आता है, यो, तो यो र ल वो आता है, फिर 100 100 100 आता है, तो 4 आएगा। तो एक के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ये ठीक है। एक के बाद क्या आएगा, 4 वाला आएगा, है ना। और फिर यो के बाद क्या आता है, 100 100 100 है ना, फिर आपका यो ये वाला आएगा, फिर आपका 3 आएगा, तो 3 वाला आ जाएगा। और 3 के बाद आपका सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2, तो 1 4 3 2 आएगा, तो 1 4 3 2, ये सी वाला जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। इसके बाद देखो जरा चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है। यहां पे कह रहा है, उत्तराखंड में गाए जाने वाला बाजूबंद नृत्य गीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सही है, तो आप लोग देखना, पहले यह गीत मुख्यतः कुमाऊं और गढ़वाल में गाया जाता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल में नहीं गाया जाता, ये रवाई और जौनपुर में गाया जाता है। ये कहाँ गाया जाता है, रवाई और जौनपुर में गाया जाता है। तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इस गीत को जंगल में बांज, बुरांस, काफल, देवदार तथा चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, तो ये वाला सही है। इसके बाद देखो, इसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है, तो ये भी सही है भाई। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, कख गिड़की कख बरखी पहाड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखो पहले तो इसका जो ये शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ जान लो। कख गिड़की, कख गिड़की का मतलब है कि कहाँ पे गरजा, और कख बरखी, और कहाँ पे बरसा, कहाँ पे गरजा और कहाँ पे बरसा। तो इसका अर्थ बताना है, तो मुहावरे का इसका अर्थ होगा कि बेसुरा गीत गाना, ये नहीं होगा, बोलना कुछ और करना कुछ और। तो ये आपका सही आंसर है बी, बोलना कुछ और करना कुछ और, ये सही आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कवि शब्द का बहुवचन होता है कवि वृद्ध होता है, कवि वृद्ध जो है कवि का बहुवचन होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा विदेशी वर्ण है। विदेशी वर्ण देखो भाई, जो ये है ना, ये अंग्रेजी भाषा का है। ये कौन सी भाषा का वर्ण है, अंग्रेजी भाषा का है, और हिंदी में इसको यूज किया जाता है, यानी कि विदेशी भाषा का शब्द और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरी अगर बात करूं तो ये क और ख, ग और फ, ये भी क्या कहते हैं, जिनके नीचे आगे बिंदा होता लिखा है, इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। इसको जो ये वाला चिन्ह होता है, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता, है ना, क्या कहते हैं, इसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो ये जो जिन पर नुक्ता चिन्ह होता लगा हुआ, ये भी अरबी फारसी भाषा के शब्द है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी विदेशी भाषा के शब्द हो गए। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा, ये सभी जो है विदेशी भाषा के शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है,
इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो देवनागरी नहीं है तो देखो मैथिली भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, कोंकणी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो सभी की लिपि देवनागरी। यहाँ पे कह रहा है किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान कीजिए तो इसका देखो जरा, जो 9वां क्वेश्चन है इसका सही मिलान करना है। और सही मिलान देखो कैसे होगा कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ये तालव्य वर्ण है भाई। छोटी और बड़ी ई क्या होता है? तालव्य वर्ण होता है। री जो है मूर्धन्य वर्ण होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ्य वर्ण होता है। और ए और आई जो है कंठ तालव्य वर्ण होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहले का हो जाएगा दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा, है ना, और तीसरे का चौथा हो जाएगा, चौथे का तीसरा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अहंकार का पर्यायवाची शब्द देखो, गर्व भी अहंकार का पर्यायवाची शब्द है, मद भी अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है, दर्प भी अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है। तो जीवी जो है अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। डी आंसर सही है। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कार्य था? पेड़ से पत्ता गिरा मतलब जब कोई भी चीज कहीं से जो है एक दूसरे से अलग होने की बात करता है, जहां पे अलग होने की बात होती है वहां पे अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? ऐषणा का समानार्थी शब्द होगा। ऐषणा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ऐषणा का समानार्थी शब्द होता है अभिलाषा। ऐषणा का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभिलाषा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अच्युत। इसको कहते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? देखो, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। देखो इसमें क्या होगा कि दृष्टांत अलंकार होगा। देखो दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि जहां पे उपमेय और उपमान का क्या होता है, एक दूसरे से मेल होता है या फिर उनका अर्थ जो है एक दूसरे से मैच करता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखना, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है। तो एक म्यान में जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, उसी प्रकार किसी और पर प्रेम मतलब जो नारियां होती है वो अपने पति का प्रेम दूसरे पर नहीं सह सकती है। तो इसको जो है इससे जो है मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा जब होता है तो वहां पे क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो ये देखो, सुसुप्त में कौन सी संधि होगी? पहले तो भाई सुसुप्त में कौन सी संधि है? सुसुप्त का संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो संधि विच्छेद देखो, सुसुप्त का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस सुप्त, ये इसका संधि विच्छेद होता है। सु प्लस सुप्त इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो छोटा ऊ प्लस 100 इसमें टूटा है ये, है ना। छोटा ऊ प्लस 100 तो एक स्वर है और एक व्यंजन है। जब किसी व्यंजन के संपर्क में कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि तब होती है जब दोनों में स्वर हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्वयंवर का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वयंवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो, स्वयंवर का संधि विच्छेद होता है स्वयं प्लस वर होगा। तो स्वयं प्लस वर, तो ये आप इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वयं प्लस वर। 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। वाक्य किस प्रकार का वाक्य होगा, है ना। तो किस प्रकार का वाक्य होगा इसमें? तो आप लोग देखना, यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देखो जहां पे क्या होता है क्योंकि, किंतु, परंतु, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। या फिर दूसरे तरीके से देखोगे तो जहां पे दो सरल वाक्य आपस में मिलते हैं और दोनों सरल वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। जैसे देखो, पुस्तक बाजार में महंगी थी, आप देखो तो इसका कोई फर्क नहीं। एक वाक्य यहाँ से तोड़ दो, एक यहाँ से तोड़ जरा, पुस्तकालय से ले ली। आप ये बोल सकते हो मैंने पुस्तकालय से पुस्तक ले ली, सिंपल सी बात है, अपने आप में कंप्लीट है, इसके ऊपर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, पुस्तक बाजार में महंगी थी, पुस्तक बाजार में महंगी थी, तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो भाई,
उज्ज्वल, यहाँ पे उज्ज्वल लिख रहा है तो उज्ज्वल ऐसे लिखा था, उ आधा जौ फिर आधा जौ फिर व और फिर लौ, ऐसे लिखा जाता शुद्ध उज्ज्वल, है ना, कई बार पेपर में आ गया है ये। श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार में देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, श्रृंगार में यहाँ पे भी रॉ लगाया और यहाँ पे भी ऐसे करके, ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये श्रृंगार जो है ये गलत है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ये ऐसे करके और यहाँ पे रॉ ऐसे री की मात्रा आएगी और फिर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, सही है ना। इसके बाद आपका कृष्ण देखें तो कृष्ण बिल्कुल एकदम सही लिखा है, बाकी उज्ज्वल और श्रृंगार जो है दोनों के दोनों ही गलत लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल जो है किसकी रचना है, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जो है प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो है जो इंपॉर्टेंट रचना है वो सारी के सारी देख लेना आप लोग, है ना, किसी की भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निहार के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी क्या कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा है। तो इनकी सबकी रचनाएं देख लेना भाई, किसी की भी पूछी जा सकती है पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, मराठों के विभाजन के पश्चात उनके स्थान का सही मिलान कीजिए। मतलब जब मराठों का विभाजन हो गया था उसके बाद जो मराठे कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो उसको हमने जो है देखना है। तो सबसे पहले जो भोसले वंश था, भोसले वंश जो है कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, नागपुर में हो गया था। और ये भोसले वंश वही है जो जिस वंश से शिवाजी महाराज हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपके पास यहाँ पे। अगर गायकवाड़ वंश की बात करें तो गायकवाड़ वंश जो है गुजरात में रहते हैं, गायकवाड़ वंश के। होलकर वंश के जो लोग हैं, होलकर वंश के लोग इंदौर में रहते हैं। और जो सिंधिया वंश है, सिंधिया वंश के जो लोग थे वो पहले जो है उज्जैन में रहते थे और बाद में ये ग्वालियर में शिफ्ट हुए, है ना। तो ग्वालियर उज्जैन दोनों हो सकता है, पर पहले उज्जैन में थे और बाद में ग्वालियर। अगर पहले बोलेगा तो उज्जैन और बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो ग्वालियर में शिफ्ट हो गए थे। तो इस तरीके से, तो इसका जो आंसर होगा, पहला जो है दूसरे में जाएगा, दूसरा पहले में जाएगा, पहला दूसरे में जाएगा, दूसरा पहले में, तीसरे में आपका चौथा। ये आंसर आपका देखो कौन सा आएगा, ये आंसर आएगा आपका पहला दूसरे में जाएगा, दूसरा पहले में, तीसरा चौथे में, चौथा पहले में। तो ये सी वाला इसका सही आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस पेशवा के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, जो बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और बाकी अगर यहाँ पे बाजीराव प्रथम की बात करें तो ये ऐसे मराठा पेशवा थे जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। ये बहुत बड़े योद्धा थे, ये कभी भी युद्ध नहीं हारे थे। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वो बाजीराव मस्तानी जो है इसकी कहानी है, बाजीराव प्रथम की। बाकी बालाजी बाजीराव एक ऐसे मराठा पेशवा थे जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा विस्तार इनके शासनकाल में, और ये कभी भी हारे नहीं। और अगर बने बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ को ही पहले जो है मराठा पेशवा बनाया गया था, है ना। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 23, संगोली की संधि किसके बीच हुई थी। तो संगोली की संधि जो है बालाजी बाजीराव और शिवाजी द्वितीय के बीच हुई थी। देखो इस संधि में क्या हुआ था, ये संधि 1750 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो जो मराठा पेशवा हुआ करते थे, वो मराठा पेशवा जो है इससे पहले क्या था कि राजा होते थे, लेकिन पेशवा के पास पावर ठीक ठाक होती थी, पेशवा के पास पावर ठीक ठाक होती थी। तो जो संभाजी थे उनके पुत्र क्या थे, साहू जी महाराज। तो जो साहू जी महाराज थे वो मुगलों के जब संभाजी को मारा था औरंगजेब ने, तो उसके बाद बंदी बना दिया था साहू जी को। और साहू जी बाद में जब छूट के आए थे तो यहाँ पे आए थे, तो साहू जी राजा बने। और साहू जी जब मतलब मुगल ये क्या कहते हैं मराठा राजा बने, तो उन्होंने क्या किया था कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उनको क्या बनाया, मराठा पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा बनाया, तो उसके बाद मराठा पेशवा का पद चलते रहा, लेकिन राजा जो होते थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो 1750 में क्या हुआ कि जो बालाजी बाजीराव थे और शिवाजी द्वितीय थे, इनके बीच में एक संधि हुई। और इन्होंने क्या कहा कि भाई जो बालाजी बाजीराव है, इन्होंने कहा कि अब मराठा में जो है राजा नहीं बनेंगे, अब पेशवा का पद ही क्या होगा, राजा के समान होगा। तो आपको ध्यान रखना 1750 के बाद जो संगोली की संधि थी ना, इसकी मेन विशेषता क्या थी कि संगोली की संधि के तहत ही मराठा में जो है जो पेशवा का पद था उसको राजा के समान माना गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा
पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई, जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर अजंता में 29 गुफाएं हैं और सारी की सारी गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद जिले में स्थित है ये। और ये जो गुफाएं है ना, इसमें खास बात ये देख लो आप लोग कि ये जो है 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तो बहुत अगला क्वेश्चन देखो, बहुत खास क्वेश्चन है ये भी। किस इतिहासकार ने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र निर्माता कहा था? तो देखो, जो आपके इतिहासकार हैं उन इतिहासकार में देखना, एक इतिहासकार आएंगे आपके पास, जादूनाथ सरकार। जो ये जादूनाथ सरकार थे, इन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र निर्माता कहा था। अगर बात करें यहाँ पे तो इनके लिए भी पूछता है कि जो इतिहासकार स्मिथ थे, इन्होंने शिवाजी के साम्राज्य को डाकू साम्राज्य की संज्ञा दी थी। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी जादूनाथ सरकार ने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र निर्माता कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरदज का मतलब होता है पुत्र, है ना। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरदज या पुत्र कहा? राजा, और उसे राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया। तो ये था आपका कछवाहा राजा मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने पुत्र कहा और उसको जो है क्या दी? एक राजा की उपाधि दी और उसको अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था, है ना। अगला, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो देखो भाई, राज्य की आकस्मिक निधि बोला, अगर केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि बोलता है तो आपका आंसर था भारत के राष्ट्रपति। लेकिन राज्य की आकस्मिक निधि बोल रहा तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, इसकी पदावधि 9 वर्ष की होती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय द हेग में है ना। कहाँ पे है? द हेग। और कहाँ पड़ता है ये द हेग? नीदरलैंड में है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? देखो भाई, एक ऑप्शन और भी है इसमें, क्या ऑप्शन दे रहा? कोई नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, है ना। तो जो ये क्षोभ मंडल है भाई, क्षोभ मंडल में जो क्या कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल, जो पूरा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पे जो सर्वाधिक घनत्व होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडल क्या है? घटता रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, आप लोगों को पूछ लेता है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो है क्षोभ मंडल में वायुमंडल घटता है या बढ़ता है या एक समान रहता है या क्या होता है? तो घटते रहता है। तो क्षोभ मंडल में ही क्या है? इनमें से आयन मंडल है, समताप मंडल है, तो और भी ऊपर हो गए। तो क्षोभ मंडल में जो है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है होता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या कह रहा, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुआ था। बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है। अगर सिंधु जल समझौते के तहत भारत झेलम और सतलुज नदी का 80% जल उपयोग करता है। देखो यहाँ पे इसका 20% करता है। झेलम का कितना करता है? 20%। और सतलुज का कितना करता है? 80% करता है भारत, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिंधु नदी जल समझौते के तहत बाहर झेलम नदी का 20% करता है और चिनाब नदी का भी कितना करता है? 20% करता है। ये तो ठीक कह रहा है। सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत सतलुज और रावी नदी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसमें तीसरा और चौथा क्या है? सही है और दूसरा वाला गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो जरा, 31 में कह रहा है, दिल्ली का, पहले दिल्ली का बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली भी बोलते हैं। नगर की स्थापना की थी। तो दिल्ली की जो स्थापना की थी वो तोमरों ने की थी भाई। तो याद रखना आप लोग, एक तोमर शासक हुआ करते थे 736 ईस्वी में, अनंगपाल, है ना। तो ये अनंगपाल जो थे, अनंगपाल, इन्होंने 736 ईस्वी में जो है दिल्ली की स्थापना की थी। तो दिल्लिका के नाम से की थी। हाँ, ये भी बताया जाता है कि महाभारत काल में जो है दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे। दिल्ली का पुराना नाम वैसे इंद्रप्रस्थी है। तो लेकिन जो है बताया जाता है, अलग अलग मत देते हैं, लेकिन ज्यादातर यही आपका सही है कि जो तोमर है, तोमर शासक अनंगपाल थे, इन्होंने क्या किया? 736 ईस्वी में दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो तोमर इसका आंसर हो जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन था उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या फिर टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया। तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना की थी वो किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्या हुआ था कि जो राणा कुंभा है मेवाड़ के शासक है 1440 से और 1448, ये भी ध्यान रखना, हो सकता पूछ ले कहीं, 1440 से लेकर 1448 के बीच जो है जो राणा कुंभा है इन्होंने जो है विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और एक चीज और ध्यान रख सकते हो इसमें, तो आप लोग ध्यान रखना सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है ना। कौन सा युद्ध जीता था? सारंगपुर का युद्ध जीता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहां पे स्थित है भाई? तो आप लोग देखना आबू, तो यहाँ पे माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो आबू पर्वत लिखा हुआ है, तो आबू पर्वत का मतलब है माउंट आबू, है ना। तो माउंट आबू कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। और जो ये माउंट आबू है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये है ना, राजस्थान में स्थित है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है ना। तो राजस्थान में ये आबू पर्वत है जो जहां पर क्या है दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा भीमदेव प्रथम, भीमदेव फर्स्ट जो है गुजरात के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये मिताक्षरा पुस्तक के रचनाकार विज्ञानेश्वर है, तो ये बिल्कुल विज्ञानेश्वर सही आंसर है इसका। इनमें से किस नदी का उद्गम रियो हिमानी से होता है? बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रियो हिमानी जो है जम्मू क्या कहते हैं लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में जो रियो हिमानी है यहाँ से एक नदी निकलती है श्योक नदी, है ना। जो ये श्योक नदी है वो रियो हिमानी से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी भी है इसको, जिसको कहते हैं नुब्रा नदी कहते हैं। और ये जो श्योक नदी है ये सिंधु नदी के समांतर बहती है ना। जैसे आपका ये क्या कहते हैं लद्दाख में सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी के उत्तर में ऐसे करके इसके समांतर बहती है। और ये जो है POK में जो है क्या है सिंधु नदी से संगम बनाती है। यानी कि ये जो श्योक नदी है ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसकी जो सहायक नदी है वो नुब्रा नदी भी है ना। तो यही क्या कहता है आपका श्योक नदी ही कहाँ से निकलती है? रियो हिमानी से निकलती है, और ये लद्दाख में है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र मतलब न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो लोकसभा जो MP होता है ना, लोकसभा राज्यसभा के जो होते हैं उनमें लोकसभा के लिए जो 25 वर्ष की उम्र चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की उम्र जो है चाहिए होती है ना। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा सबको, ये क्वेश्चन आसान है, पर ऐसे आसान क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और हम जो है जल्दबाजी के चक्कर में जो है या फिर टफ चीज़ें पढ़ने के चक्कर से आसान चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती ना, एग्जामिनर का ये मतलब नहीं होता कि हमने पेपर टफ बनाना है आसान, उनका मतलब होता है कि अच्छे क्वेश्चन ही देते हैं। टफ क्वेश्चन भी देंगे, वो भी ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसका कोई ना कोई मतलब होता है ना। तो दादा भाई नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के क्या कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में देखो भाई, ये तो आपका आर्थिक कर जो है ये राजकोष, ये आपके समवर्ती सूची के नहीं है, दोनों के दोनों है ना। ये आपके राज्य सूची का विषय है, ये आपका केंद्र सूची का विषय है, ये आपके ये वाला। वैसे इसका आंसर ये होना चाहिए था, पर ये भी आपका ठीक हो गया, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, ये आपका किस में है? समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो इस क्वेश्चन को जरा पूरा देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? 8 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल में मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील का अग्रभाग है। देखो भाई, सबसे पहली बात, चलो मैं पहले तो आपको ये चैनल बता दूं। सबसे पहले अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीप, किसको? मालदीप और मिनिकॉय को अलग करता है।
मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करोगे तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है ना। और अगर आप 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान, अंडमान, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है ना। निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो 8 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, तो ये सही है। और श्रीहरिकोटा पुलिकट झील का अग्रभाग, देखो आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा, है ना। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे जो है अंतरिक्ष के लिए जो हम रॉकेट वगैरह या कोई खोज करता है अंतरिक्ष में तो यहाँ से भेजे जाते हैं। तो ये पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है आंध्र प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है इसका, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी इसका सही आंसर होगा। चलो 41 देखते हैं। 41 में क्या कह रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। देखो विधानसभा भंग करने की, तो देखो भाई विधानसभा को जो भंग किया जाएगा वो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। देखो राज्यपाल में से कौन सी शक्ति नहीं है, तो ये शक्ति है राज्यपाल को, विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है, राज्य क्या कहते हैं, राज्य के राज्यपाल को राज्यपाल नहीं कर सकता, इसको कौन कर सकता है, विधानसभा का स्पीकर यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष ही इसको क्या कर सकता है, स्थगित। विधानसभा बुला सकता है, ये भी राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा का सत्र अवसान करना मतलब विधानसभा जब उसकी बैठक खत्म हो जाती है तो उसको समाप्त करने की घोषणा भी राज्यपाल करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, सत्र अवसान कहते हैं। ये क्या है, सत्र अवसान है ना, विधानसभा का सत्र। तो ये भी राज्यपाल कौन सा नहीं कर सकता, बी वाला। तो राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है। विधानसभा को स्थगित करने का मतलब है थोड़े कुछ टाइम के लिए, स्थगित करने का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए रोक लगा देना, और सत्र अवसान का मतलब होता है कि पूरे सत्र को ही क्या कर देना, खत्म कर देना। तो सत्र को खत्म राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन स्थगित कौन कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष ही कर पाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया बी। निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। देखो भाई उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, फातिमा बीबी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। और ये जो है 1989 में जो है उच्चतम न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आया था। 1989 में बनी थी, है ना, कौन, फातिमा बीबी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे और ये 1976 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होगा, पिछले पेपर में भी आया था शायद ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में से है। तो देखो भाई जो अनुच्छेद 51 है ये क्या है, आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो है राज्य को क्या देता है, निर्देश देता है ये अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 51 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, ये देखो ये 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। देखो विधि के समक्ष समानता की बात करें तो भारत में कोई भी आ जाए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, मतलब जो कानूनी सहायता है वो सबको एक जैसी मिलेगी, तो ये सबको है, ठीक है ना। अगर देखें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो भेदभाव जैसे छुआछूत है या फिर तुम इस देश के तुम दूसरे देश के, तो अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आता है तो उसके साथ जो है यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। तो ये जो है प्रत्येक नागरिक को नहीं, विदेशी नागरिकों को ये नहीं है। अगर देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो सकता, कोई विदेश का नागरिक हो उसको स्वतंत्र भ्रमण ना करने दे, भारत के नागरिक को करने देंगे। चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारत के नागरिक को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। तो निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को है, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे विदेशी हो चाहे भारत का हो, ये वाला है ए। तो इसका पहले वाला है, तो सभी व्यक्तियों को नहीं है, ये पूछ रहा हो। तो दूसरा, तीसरा और चौथा इसका आंसर सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47,
यहाँ पे क्या कह रहा है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। धरातलीय तरंगे मतलब जो धरातल के ऊपर चलती है। देखो प्राथमिक तरंगे इसको पी भी कहते हैं या प्राइमरी तरंगे कहते हैं। गौण तरंगे इसको एस, सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे कहते हैं। और एल तरंगे ये होती है आपकी लव तरंगे होती है ना, लव तरंगे होती है। और यही वाली तरंगे जो एल तरंगे होती है धरातलीय तरंगे होती है, और ये सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे भी कौन सी, इनमें से एल तरंग है, लव तरंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा नुकसानदायी तरंगे कौन सी है, लव तरंग है। इसको लंबी तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लंबी तरंगे। इसको लंबी तरंगे भी क्या है कहा जाता है। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप देखोगे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है, एशिया। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल जो है कौन रखता है, एशिया महाद्वीप रखता है पूरे पृथ्वी का, है ना। और बाकी ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो जो भाई रेनेल जलधारा है ना, वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और ये कैसी जलधारा है, याद रखना ये गर्म जलधारा है। एग्जाम में प्रश्न आता है गर्म जलधारा। चलो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पृथ्वी में देखोगे ना सारी जलधाराएं, जब आप इनको पढ़ोगे तो जो विषुवत रेखा से ऐसे करके ध्रुवों की तरफ जाती है ना, तो ये यहाँ से जो विषुवत रेखा के ऊपर को जाएगी ना उत्तर की ओर, ये जो है अपना इधर को जो है बाईं तरफ को मुड़ती है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमती है। और जो दक्षिण में जाती है वो इधर को जो है घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। और जो यहाँ से यहाँ को जाएगी, यहाँ से यहाँ को जाएगी, ध्रुव विषुवत रेखा से जाएगी, चाहे आपका क्या कहते हैं उत्तर दिशा में जाए चाहे दक्षिण दिशा में, ये तो ये क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। ये भी क्या होती है, गर्म होती है। और ठंडी जलधारा वो होती है जो ध्रुवों से इधर को आती है, ऐसे करके जो ध्रुवों से आएगी, मतलब ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर, या यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ पे विषुवत रेखा की तरफ को आती है। कैसी होती है, ये ठंडी जलधारा होती है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से जलधारा जो विषुवत रेखा से चलती है, तो गर्म जलधारा कौन सी, रेनेल जलधारा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके आती है, ऐसे करके रेनेल जलधारा। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा, देखो सुबह का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा, ऐसे करके नाम से जाना जाता है। इसको शुक्र को कहा जाता है, सुबह का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो ये देखना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो नहीं था, ये विधि के समक्ष नहीं था, है ना। भेदभाव के विरुद्ध अस्पृश्यता के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो भेदभाव, जो भेदभाव के विरुद्ध है, इसके लिए जो है इसको क्या है, मद्रास बनाम चंपाकम दोराई 1951 के मुकदमे में क्या लिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय लिया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो अगला देखते हैं 51, 52। देखो 52 में क्या है, CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस लीग को दिया गया। तो याद रखना, प्रो कबड्डी लीग को, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया। तो यह स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आएंगे पेपर में कंफर्म एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन है 54, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था। तो ब्रिस्बेन, इसका आंसर है ब्रिस्बेन, है ना। ये भी पूछ सकता है कि किसने किया था, है ना, तो ये आपका एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया। तो बहुत खास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेह लद्दाख। इसका आंसर है लेह लद्दाख। 55 का आंसर ए है, लेह लद्दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 56 क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन है। जरा देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंध। देखो कैसे करते हैं, देखो ये समझ लो कि आपका ये यहाँ पे साइमन है, कैसे करेगा, साइमन है, और ये यहाँ पे कोई महिला है, ये महिला है जिसके तरफ को इशारा करेगा।
तो एक महिला की ओर संकेत या इशारा करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता, देखो साइमन कह रहा वह मेरे पिता, यानी कि साइमन के पिता, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। मेरे पिता की बहन, तो मेरे पिता की बहन की क्या है, ये पुत्री, मेरे पिता के बहन की क्या है, पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइमन के पिता है, और साइमन के पिता की जो बहन है वो साइमन की क्या लगी, ये बुआ हो गई, और जो बुआ की पुत्री होगी वो क्या होगी, बहन होगी। तो बहन कैसे होगी, फूफी, या बुआ या फूफी बोल सकते हो, फुफेरी बहन बोल सकते हो आप लोग इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फुफेरी बहन। अगला क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखो भाई, यदि परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था तो कल क्या होगा भाई, अगर परसों शुक्रवार था तो कल क्या था, शुक्रवार का क्या आता है, शनिवार, तो कल शनिवार था, तो आज क्या होगा, आज हो जाएगा आपका, आज हो जाएगा रविवार। अगर परसों शुक्रवार था तो आज क्या हो जाएगा, रविवार। तो कल क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा सोमवार, कल सोमवार, और परसों, परसों क्या हो जाएगा, मंगलवार, परसों हो जाएगा मंगलवार। तो वो कह रहा, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो आगामी परसों तो आ गया मंगलवार, तो मंगलवार का तीसरा दिन क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर है 57 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में, मतलब उत्तराभिमुख मतलब ऊपर की तरफ को, उत्तर की तरफ को उनका मुंह है, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ को। पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, तो बायां इधर से होता भाई, तो रितेश जो है बाएं छोर से क्या है, 12वां, इधर से क्या है, 12वां स्थान किसका है, रितेश का है, रितेश बाएं छोर से 12वां है, ये हो गया यहाँ पर रितेश 12वां। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, दाएं छोर से 22वां, दायां इधर से होता है, दाएं छोर से सुधीर क्या है, 22वां। तो चलो हम ये मान के चलते सुधीर है दाएं छोर से 22वें स्थान पर। जो रितेश से दाएं का चौथा है, जो मतलब रितेश से दाएं का चौथा, रितेश से दाएं चौथा है ये, तो ये देखो ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो रितेश से दाएं चौथा है। तो ये कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो भाई देखो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 22 तो यहाँ तक है, 23, 24, 25, 25 ये हो गए और 12 ये हो गए, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37, तो 37 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें कह रहा है, 59 कह रहा है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी, तो बताइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, दिखाई देगा। तो जो आकाश का रंग होता है हम नॉर्मल जो है नीला बोलते हैं, तो आकाश का रंग नीला होता है, तो नीले को क्या बोल रहे हैं, नीला का अर्थ है नारंगी, तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। देखो समझ लो सोनिया का घर यहाँ पे है और 4 किलोमीटर पूर्व, पूर्व दिशा इधर को होती है। देखो भाई अगर दिशाओं की बात करें तो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, और ये वाली क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो पूर्व दिशा के सबसे सोनिया यहाँ पे थी, पूर्व दिशा इधर को जाएगी, तो पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चली, तो ये 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, तो जब इधर को जाए तो बायां कहाँ हो जाएगा, इधर को मुंह है तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, है देखो सपोज ये 6 किलोमीटर चली और यहाँ पे पहुंच गई, बाएं घूमी और 6, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, जब ये इधर को जा रही तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर, तो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई। तो कह रहा कि 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी निकालनी हमने। तो ये जो है जोड़ मत देना सारा के सारा, देखो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये आपकी तिरछी ऊंचाई बोलता हम इसको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये वाली दूरी निकलेगी इसकी। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो इस ट्रायंगल को ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, तो इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, है ना। तो इसमें जो हमने ये वाली दूरी निकालनी है। अब देखो भाई सबसे पहली बात कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, है ना, और ये भी 4 था, तो 4 और 4 कितना हो गया, ये 8 किलोमीटर, ये टोटल हो गया 8 किलोमीटर, ये टोटल हमारा 8 किलोमीटर हो गया।
और अगर हम जो है इसकी बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है L इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किस में आएगा आपका अंडर रूट में। तो ये देखो ए स्क्वायर मतलब इसको एक को ए मान लो और इसको जो है आपका बी मान लो। तो ए कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 छके 36 और 8 अठे 64, तो 64 हो गया। और 36 और 64 कितना होता है 100, तो अंडर रूट 100, तो अंडर रूट 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकलेगा, तो इसका ए आंसर आपका सही होगा। तो चलो इसके बाद जो है आपके उत्तराखंड वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन है उसको उत्तराखंड वाले सर जो है सॉल्व करवाएंगे। जो हमारे उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए। मात प्रथा, ये राज्य की कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न है। मात प्रथा, तो यहाँ पे डैश है मात प्रथा, यहाँ पे डैश है जौनपुर क्षेत्र में विवाह की प्रथा। जौनपुर क्षेत्र में विवाह की प्रथा ना, गलत है, ये पहला गलत हो जाएगा। हम बताएंगे मात प्रथा होती क्या है। चंद्रेणी प्रथा, यहाँ पर भी डैश है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। आपसी सहयोग हेतु एक दूसरे के साथ किया गया श्रमदान, आपसी सहयोग हेतु एक दूसरे के साथ किया गया श्रमदान, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रेणी प्रथा हम बताएंगे ये होता क्या है। चंद्रेणी प्रथा डडुआर प्रथा, यहां पर भी आपको डैश देखने को मिलेगा। ब्राह्मण ओ जी, वो लोहार वर्ग को दिया जाने वाला पारितोषिक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डडुआर प्रथा, ब्राह्मण ओ जी, वो लोहार जाति को दिया जाने वाला एक क्या होता है, एक पारितोषिक होता है। हम फड़वासा प्रथा की अगर हम बात करें तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही पूछा हुआ तो तीन और हमारा हाँ केवल 3, तो केवल 3 हमारा सही हो जाएगा, केवल 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ये विकल्प में होगा आगे केवल 3, हाँ बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 3। क्यों, ध्यान देना। मात प्रथा जौनपुर की एक ऐसी प्रथा है जो संबंधित है किससे, तो ये जो मात प्रथा है ये संबंधित है आपका बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी से संबंधित आप बंधुआ मजदूरी से संबंध रखते हैं आपके कौन सी मात प्रथा। ये जो बंधुआ मजदूरी है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। जौनपुर क्षेत्र की एक प्रमुख प्रथा देखने को मिलती है। आज तो लगभग खत्म हो चुकी है, पहले में है ना, ठीक है। चंद्रेणी प्रथा की बात करें तो चंद्रेणी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे समाज में देखने को मिलती है कि अगर कोई उच्च जाति का, उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति निम्न वर्ग की व्यक्ति या कन्या से विवाह कर लेता है तो उस समय उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो उस व्यक्ति को पुनः सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इस तरह की प्रथा मनाई जाती है, देखने को मिलती है आपकी, है ना, ठीक है। आपसी सहयोग है तो एक दूसरे के साथ किया गया श्रमदान, ये आ जाता है आपके साथ। पडियाल प्रथा अगर पूछेगा तो आपसी सहयोग हेतु किया गया एक प्रकार का श्रमदान। अर्थात अगर आज, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं कि आज गांव घरों में देखने को मिलता है कि सपोज घास काटने में आज मुझे घास काटने के लिए बुलाना है तो मैं पड़ोसियों या अपने गांव के किसी महिलाओं या पुरुष को बुला लेता हूं कि भाई आज हमारे साथ घास काटने आओ। और आज वो हमारे साथ आ गए, कल उनका अगर कोई काम पड़ गया तो वो जो मेरे साथ आए थे उसके बदले मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये आपकी हो जाती है कौन सी प्रथा, पडियाल प्रथा। डडुआर प्रथा पे हम बात कर चुके हैं। डडुआर प्रथा विशेष याद रखना, आने वाले प्रश्नों में से एक है डडुआर प्रथा। वो जी आपको पता है हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की, अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो 2 प्रकार की मुख्य फसलें आ जाती है, रबी और खरीफ की फसलें। अपने राज्य में अगर गढ़वाल क्षेत्र में देखें, कुमाऊं क्षेत्र में देखें तो जो ये प्रमुख फसलें होती ये जो प्रमुख फसलें होती है रबी और खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में देखने को मिलता है हमारा धान मुख्य फसल आ जाती है, धान है ना, धान मुख्य फसल आ जाती है। जबकि रबी की अगर फसलों की बात करें तो यहाँ पर गेहूं मुख्य फसल आ जाती है। अर्थात इन दोनों मुख्य फसलों का कुछ भाग हमें अपने सहयोगियों को देना पड़ता है। अपने सहयोगी मतलब ओजी जाति, हमारे दुख सुख के साथी होते हैं, ढोल बजाने का काम करते हैं, है ना, ठीक है। इसी के साथ ब्राह्मण वर्ग देखें, पूजा पाठ में हमारा कार्य करते हैं। लोहार देखें तो जब हम अपने धारदार वस्तु, अपने हथियारों पर धार लगाते हैं तो लोहार इस काम को करता है। तो इस एवज में वो हमारे साथ देते हैं, इस एवज में हमें उन्हें हमें डडुआर कुछ पारितोषिक दिया जाता है, धान के रूप में दिया जाता है, जिसे डडुआर कहा जाता है ना। चलो
आगे देखें फड़वासा प्रथा। फड़वासा प्रथा की बात करें तो ये एक प्रकार की न्याय प्रथा है ना, न्याय प्रथा देखने को मिलती है, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दोनों में देखने को मिलेगी फड़वासा प्रथा, न्यायिक प्रथा है। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति जो सपोज मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो हम दोनों को बुलाया जाएगा पंचायत के मध्य, तो हमें के हाथ में दिए दिए जाएंगे, दिए, एक दिए वादी को, एक दिया प्रतिवादी को, तो एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, फूंक मारेंगे ना, मैं उनके दिए पे फूंक मारूंगा, वो मेरे दिए पे फूंक मारेंगे, जिसका दिया पहले बुझ गया उसे दोषी करार साबित किया जाएगा, है ना। तो ये फड़वासा प्रथा देखने को मिलती है। अतिथि देवो प्रथा की अगर हम बात करें, अतिथि देवो प्रथा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रथाएं हमारे यहाँ पर अतिथि देवो प्रथा के अंतर्गत देखने को मिलता है। पिठाई संस्कार आप सुनते होंगे, पिठाई संस्कार, अगर आप गढ़वाल क्षेत्र में किसी के घर पहली बार जा रहे हो तो आपका वहां पर पिठाई संस्कार किया जाएगा, या आप शादी ब्याह में जा रहे हो, शादी में अगर आप बारात में जा रहे हो तो कन्या पक्ष की ओर से आपको लिफाफे या पिठाई संस्कार किया जाए। पिठाई मतलब तिलक, है ना, तिलक, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम बात करें न्याय प्रथा में अगर हम देखें तो घात प्रथा देखने को मिलती है, घात प्रथा, है ना, घात प्रथा देखने को मिलती है न्याय प्रथा के तहत, है ना। तो बहुत सारी प्रथाएं हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैना प्रथा कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलती है, पैना प्रथा, सिरनी प्रथा हमारे पास एक आ जाती है ना, सल्टवाड़ा प्रथा, विशेष याद रखना, सल्टवाड़ा प्रथा, सल्टवाड़ा प्रथा, सल्टवाड़ा प्रथा की अगर हम बात करें तो ये जौनपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। लड़के को पहली बार अपने मामा के घर ले जाने की प्रथा, है ना, लड़का पैदा होने पर पहली बार मामा के घर ले जाने की प्रथा, लड़का पैदा होने पर पहली बार मामा के घर ले जाने की प्रथा फड़वासा प्रथा आ जाता है। संटुवारा प्रथा वो अलग है, संटुवारा प्रथा, सॉरी ये सल्टुवाड़ा प्रथा है ना, सल्टुवाड़ा प्रथा लड़का पैदा होने पर पहली बार मामा के घर ले जाने की प्रथा, संटुवारा प्रथा अलग आ जाता है, वो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना। चलो भाई ठीक है, आगे बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास आ जाएगा, चलो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक। प्रश्न है, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है। तो सबसे पहले हम बागवानी की बात करें कि बागवानी की शुरुआत कहां से होती है राज्य में। बागवानी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1869 से हो जाती है। 1869 में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो जाती है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो जाती है अल्मोड़ा में ना, यहीं से हमारी बागवानी की शुरुआत हो जाती है चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान से। इसके जो पहले सुपरिटेंडेंट या अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू क्राउ आ जाते हैं, किसके, जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है इसके पहले जो अध्यक्ष आ जाते हैं डब्ल्यू क्राउ आ जाते हैं। यहीं से राज्य में बागवानी की शुरुआत देखने को मिलती है। इसी के तहत बाद में आप देखते होंगे 1909 में यहाँ पर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हो जाती है। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हो जाती है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, है ना, गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हो जाती है। अच्छा, इस किसके द्वारा, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हो जाती है ना 1909 के आसपास, ठीक है। नॉर्मन गिल को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, नॉर्मन गिल। प्रश्न पूछेगा, विशेष याद रखेगा कि जो ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो आलू के उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए यहाँ पर की जाती है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, है ना। तो 1932 में पर्वतीय फल अनुसंधान संस्थान, पर्वतीय फल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो जाती है 1932 के आसपास, ये भी चौबटिया में होती है ना। ये हमारे कुछ बागवानी से संबंधित। तो इसका आंसर अगर हम देखें, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है, तो इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजराइल। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो आपदा मॉडल, तो उत्तराखंड का जो आपदा मॉडल है वो किस पर आधारित है, ये ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। सिंगापुर की बात करें, आपदा मॉडल अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, और अगर यहीं पर भूकंप प्रबंधन पूछेगा, भूकंप प्रबंधन है ना, भूकंप प्रबंधन की अगर हम बात करें तो ये आपका जापान आ जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तराखंड में भूकंप प्रबंधन किस देश के मॉडल पर आधारित है, वो जापान, और आपदा प्रबंधन पूछेगा ऑस्ट्रेलिया। सिंगापुर की बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन, यूके पर्यटन आ जाएगा।
पर्यटन, यूके पर्यटन, उत्तराखंड पर्यटन मॉडल तैयार किया गया, सिंगापुर की सहायता से उत्तराखंड पर्यटन मॉडल तैयार किया गया। और उत्तराखंड रोपवे की अगर हम बात करें, यूके रोपवे है ना, रोपवे अगर बात करें कि यूके रोपवे किससे, तो ये स्विट्जरलैंड से आ जाएगा, है ना, स्विट्जरलैंड से आ जाएगा, स्विट्जरलैंड से आ जाएगा हमारा क्या, रोपवे, है ना। तो उत्तराखंड रोपवे किस मॉडल पर, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर, सिंगापुर के मॉडल पर हमारा पर्यटन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आपदा मॉडल आ जाएगा, और भूकंप हमारा जापान आ जाएगा ना। तो नीदरलैंड विशेष याद रखेगा, नीदरलैंड की सहायता से जो हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की बात करेगा तो ये नीदरलैंड की सहायता से। और यहीं पर कुछ और याद कर लो ना, जैसे कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को स्थापना होती है पंतनगर में, तो ये किस देश की सहायता से, यूएसए की सहायता से इसको स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर की बात करेगा तो कनाडा पोलैंड की सहायता से आ जाता है, उज्बेकिस्तान की सहायता से आ जाता है ना। तो विशेष याद रखिएगा इस तरह के ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 62 का डी। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63, सही विकल्प का फिर से चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 13 व 14 को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। नहीं, गलत हो जाएगा, 13 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, 13 और 14 नहीं होगा, यहाँ पर 13 और 15 होगा, है ना, 13 और 14 नहीं, 13 और 15 आ जाएगा यहाँ पर। 13 और 15 को कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन में भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया जाता है। किसको, कुमाऊं रेजिमेंट को। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 ठीक है हमारा। यहां पर आगे बात करें, कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक 11 परमवीर चक्र प्राप्त हो चुके। ना 11 परमवीर चक्र नहीं है, 11 महावीर चक्र प्राप्त हुए, महावीर चक्र प्राप्त हुए। तो पूछेगा कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक कितने महावीर चक्र प्राप्त हो चुके हैं, 11। अच्छा, परमवीर चक्र की अगर बात करें, परमवीर चक्र तो 2 परमवीर चक्र है ना, 2 परमवीर चक्र प्राप्त हो चुके हैं अभी तक कुमाऊं रेजिमेंट को। किस को, तो पहला आ जाएगा सोमनाथ शर्मा। आपको पता है सोमनाथ शर्मा को कब मिलता है, 1947 को मिलता है सोमनाथ शर्मा को। अगर दूसरा बात करेंगे तो शैतान सिंह, है ना, पहला सोमनाथ शर्मा, दूसरा शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह की अगर बात करेगा तो 1962 में, मेजर शैतान सिंह को 1962 में परमवीर चक्र प्राप्त होता है। तो विशेष याद रखना, परमवीर चक्र 2 लोगों को, महावीर चक्र 11 लोगों को। कीर्ति चक्र बेटा याद करेगा, कीर्ति चक्र अगर पूछता है तो ये आपका 7, तो कुमाऊं रेजिमेंट के कीर्ति चक्र 7 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, कुमाऊं रेजिमेंट ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानी खेत से पहले लखनऊ में था। ना लखनऊ में नहीं था, ये आपका आगरा में था, है ना, आगरा में, लखनऊ में नहीं था, आगरा में था, है ना। इसके कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो पहले आगरा में था। अभी हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना पर। ये भी गलत हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट में 1988 में डाक टिकट जारी किया गया। बेटा याद रखेगा, कुमाऊं रेजिमेंट पे पूछेगा 1988, और कुमाऊं रेजिमेंट के बटालियन नंबर 3 अगर पूछेगा, बटालियन नंबर 3 पर पूछेगा तो ये 2017 में क्यों इस पर डाक टिकट जारी किया जाएगा, तो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए, 2 और 5, और 2 और 5 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये प्रश्न ऑफलाइन में सही करवा दिया गया। तो विशेष याद रखेगा, 2 व 5 इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण भारत में बरार का नवाब होता था सलावत खां, है ना, सलावत खां, बरार के एक नवाब होते थे, बरार, है ना, बरार के एक नवाब होते थे सलावत खां। इनके द्वारा सेना की एक टुकड़ी तैयार की गई जिसे बाद में कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन नंबर 4 हो गई। ठीक है, मतलब सलावत खां के द्वारा एक सेना की टुकड़ी तैयार की जाती है जो बाद में कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन नंबर 4 कहलाई। इसके बाद अगर बात करें तो 1917 में 1917 में कर्नल
कर्नल लांगर, कर्नल लांगर के द्वारा एक बटालियन कुमाऊं राइफल की स्थापना की जाती है, कुमाऊं राइफल की स्थापना की जाती है, जिसे जो बाद में बटालियन नंबर 3 हो जाती है, बटालियन नंबर 3 हो जाती है। देखो 1917 में कर्नल लांगर के द्वारा कुमाऊं राइफल की स्थापना की जाती है, जो बटालियन नंबर 3 हो जाती है बाद में। तो 1917 में, इसीलिए 100 वर्ष पूरे होने पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया, किस पर? बटालियन नंबर 3 पर, बटालियन नंबर 3 पर, विशेष याद रखिएगा। चलो अगर हम बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट, इन्हीं सारी टुकड़ियों को मिलाकर एकीकरण किया जाता है 27 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाती है कुमाऊं रेजिमेंट की। तो अगर आपसे पूछेगा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किसके कब होती है, तो 1945 को 27 अक्टूबर को होती है। कहां पर होती है? आगरा में होगी, आगरा में। और 1948 को 1948 को इसका मुख्यालय रानीखेत स्थानांतरित किया जाता है, रानीखेत। तो बात समझ में आई? तो रानीखेत इसका मुख्यालय 1948 में स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे तो विशेष याद रखना, यहाँ पर 2 और 5 केवल सही है, 3 1 3 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास होगा। नेहरू पर्वतारोहण, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 होगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, जबकि पंडित नैन सिंह रावत पर्यावरण संस्थान कहाँ होगा? आपको पता है एनआईएम की बात कर रहा है, एनआईएम की बात कर रहा है, तो ये हमारा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। 14 नवंबर 1965 का बन जाता है, 1965 में स्थापना होती है एनआईएम की। ठीक है, तो एनआईएम में उत्तरकाशी में, जबकि पंडित नैन सिंह रावत संस्थान हमारा मुंशियारी में हो जाएगा। 2014 है ना, 2014 का आ जाएगा पंडित नैन सिंह रावत पर्यावरण संस्थान है ना, तो विशेष याद रखेगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम, इसमें मुंशियारी सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखें, राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की स्थापना, हाँ चलो गलत विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड नई खेल नीति 2021, जो उत्तराखंड की नई खेल नीति आती है 2021, उसके अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की स्थापना करना, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो 2021 की खेल नीति थी, उसकी सिफारिश क्या थी कि भाई ग्राम स्तर पर आपका क्या किए जाएंगे? ओपन जिम बनाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बनाए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में 200 खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि, बिल्कुल ठीक है। इस नीति में यह भी स्पष्ट किया गया था कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होगा? प्रत्येक ब्लॉक में 200 खिलाड़ियों को लिया जाएगा, जिनको 2,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी प्रोत्साहन हेतु, है ना। तो इसमें 100 बालिकाएं होंगी, 100 बालिकाएं होंगी, प्रत्येक ब्लॉक में 100 बालिकाएं, जबकि 100 बालक होंगे, है ना, 100 बालक होंगे, 100 बालक। और टोटल बेटा अगर याद रखिएगा, टोटल इस नीति के अनुसार राज्य में कुल कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु 2,000 रुपए दिया जाएगा? तो देख लो ना, प्रत्येक जिले में 200, 13 हमारे जिले में, 13 दूने 2600, है ना, 2600 खिलाड़ियों को 2,000 रुपए दिया जाएगा प्रति मंथ, है ना, प्रति मंथ 2600 खिलाड़ियों को 2,000 रुपए दिया जाएगा ना। ये थोड़ा सा 2600 खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी 2600 खिलाड़ी को कितना? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रति मंथ दिया जाएगा। तो विशेष याद रखिएगा ना, तो ये भी ठीक हो जाएगा। समूह ग व समूह ख के पदों पर 10% का आरक्षण, ना, ये गलत हो जाएगा। समूह ग और समूह ख के 10% नहीं है, ये 4% है। मतलब जो भी ग और ख, ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भर्ती होगी, उनमें जो खिलाड़ी होंगे, राज्य स्तरीय खिलाड़ी होंगे या राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी होंगे, उन्हें 4% का आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में ना, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों हेतु भवन निर्माण करना, इनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है इस नीति के अनुसार कि भवन बना देगी राज्य सरकार, नहीं। तो मतलब गलत विकल्प का चयन करना था, तो यहां पर 3 और 4 गलत हो जाएगा, 3 और 4, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा ना। ठीक है, खेल नीति की अगर हम बात करें, प्रथम खेल नीति 2006 में आ जाती है। कुछ नीतियां देख लो, युवा नीति की अगर बात करें, युवा नीति की बात करें 2011 की आ जाएगी। कृषि नीति भी 2011 की आ जाएगी। जनसंख्या नीति 2006 की आ जाएगी, याद रखिएगा, जनसंख्या नीति 2006 की आ जाएगी। खनन नीति 2001 की आ जाएगी, है ना। इसी के साथ पिरूल नीति, विशेष याद रखना, पिरूल नीति अगर आपसे पूछेगा तो ये 2019 की आ जाएगी, 2019। जल नीति अगर आपसे पूछेगा, जल नीति, उत्तराखंड जल नीति, तो 2019 की आ जाएगी ना, विशेष याद रखेगा। उत्तराखंड जल संस्थान की अगर आपसे पूछेगा, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 26 अगस्त 2002, है ना।
यूके जल संस्थान की अगर बात करें, कब स्थापना जल संस्थान है ना, कब होती है, तो ये आपका 26 अगस्त 2002 है ना, विशेष याद रखेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66, किस विकल्प के सभी कथन सही हैं? अच्छा, किस विकल्प के सभी कथन सही हैं तो देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर 1993 ना, मुक्तेश्वर में तो है, 1993 नहीं है, 1893 में आ जाएगा। 1893 में आ जाएगा किसका, तो ये आ जाएगा अल्फ्रेड लिंगार्ड है ना, अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना 1893 में की जाती है मुक्तेश्वर, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा भाई। दूसरा बात करें, तितली संग्रहालय भीमताल में 1946, बिल्कुल ठीक है, तितली संग्रहालय भीमताल में 1946 में किसका है, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, फ्रेडरिक स्मेटा है ना, फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी भीमताल में ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा स्थानांतरित 1936, बिल्कुल ठीक है, 1936 क्या होता है, इसकी स्थापना 1924 में हो गई थी कलकत्ता में ना, कलकत्ता में इसकी स्थापना 1924 में हो गई थी, किसके द्वारा, बोसी सैन के द्वारा इसकी स्थापना हो गई थी, कब, 1924 में, कहां पर, कलकत्ता में। तो अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया जाता है, तो 1936 में इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। आर्यभट्ट विज्ञान प्रेक्षण शोध संस्थान शेर का डांडा स्थानांतरित 1955, बिल्कुल ठीक है, यह भी 1955 में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में हो जाती है। 1954 में कहां पर इसकी स्थापना होगी, तो ये वाराणसी में इसकी स्थापना हो जाती है, वाराणसी में इसकी स्थापना 1954 में हो जाती है। 1955 में शेर का डांडा नैनीताल है ना, नैनीताल में स्थानांतरित की जाएगी, और 1961 में 1968 में इसे नैनीताल में ही मनोरा पिक पर स्थानांतरित किया जाएगा, मनोरा पिक पर इसको स्थानांतरित किया जाएगा, विशेष याद रखेगा है ना। तो यहां पर देखें क्या प्रश्न क्या था, किस विकल्प के सभी कथन सही है, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा, तो कहीं पर ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, 2, 3, 4 यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 पर अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक असत्य सुमेलित है, असत्य सुमेलित है, गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल चंबा, बिल्कुल ठीक है, गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल चंबा में है, कब का, 1925 का आ जाएगा। दरबार सिंह संग्रहालय की बात करें, लेंसडाउन, दरबार सिंह संग्रहालय लेंसडाउन, बिल्कुल ठीक है, लेंसडाउन में है, कब का है, 1983 का आ जाएगा, 83 का आ जाएगा, दरबार सिंह नेगी संग्रहालय 1983 का। जिम कार्बेट म्यूजियम की अगर हम बात करें तो काला डूंगी, बिल्कुल ठीक है, काला डूंगी हल्द्वानी के आसपास पड़ेगा, आपका हल्द्वानी है ना, काला डूंगी हल्द्वानी के आसपास पड़ेगा, कब का, 1965 का आ जाता है, 1965 का आ जाएगा है ना, ठीक है। वन संग्रहालय पौड़ी, गलत हो जाएगा ना भाई, वन संग्रहालय पौड़ी नहीं है, ये आपका कहां पर है, ये आपका देहरादून आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा, कब का है, तो ये आपका 1914 का आ जाएगा। बेटा गलत मत करना, वन संग्रहालय आप 1906 मत करना, वो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, और ये बात कर रहा है संग्रहालय की, देहरादून में ही है, कब का, 1914, FRI के अंदर उधर ही देखने को मिलेगा है ना। चलो इसके अलावा अलग ये अनुसंधान संस्थान है, कुछ अलग अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, सोहम संग्रहालय पूछेगा, सोहम संग्रहालय कहां पर है, सोहम संग्रहालय तो ये मसूरी में है, मसूरी किसका है भाई, तो ये आपका समीर शुक्ला, वो उनकी पत्नी, कविता शुक्ला। तो पूछेगा सोहम संग्रहालय कहां पर है, मसूरी में, किसके द्वारा स्थापित किया गया, समीर शुक्ला व कविता शुक्ला है ना। इसके अलावा बैरिस्टर मुकुंदीलाल संग्रहालय अगर आपसे पूछता है तो कोटद्वार में आ जाता है, वर्तमान में इसे भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये फूलों व पक्षियों का संग्रहालय है। महादेवी संग्रहालय की बात करेगा तो रामगढ़ में आ जाएगा, यहीं पर आपका शैलेश मटियानी संग्रहालय देखने को मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय की बात करेगा है ना, जी बी पंत संग्रहालय की बात करें
करेगा तो ये अल्मोड़ा में आ जाता है, अल्मोड़ा में आ जाएगा, कब का है 1979 का आ जाता है ना, 1979 का आ जाता है। यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई सुमेरु संग्रहालय कहाँ पर है, सुमेरु संग्रहालय, सुमेरु संग्रहालय की बात करें पिथौरागढ़ में आ जाता है, पिथौरागढ़ में। ये किसका है, सुमेरु संग्रहालय किसका है, तो मदन चंद्र भट्ट का आ जाता है, मदन चंद्र भट्ट का आ जाता है, मदन चंद्र भट्ट का कब का है, तो ये आपका मदन चंद्र भट्ट का आ जाता है 1966 है ना, 1966 का आ जाता है ना सुमेरु संग्रहालय। विशेष याद रखना, सुमेरु संग्रहालय पूछेगा तो पिथौरागढ़, सुमेरु गुफा पूछेगा पिथौरागढ़, लेकिन सुमेरु पर्वत अगर पूछेगा तो उत्तरकाशी आ जाता है ना। ये हमारे कुछ संग्रहालय आ जाते हैं। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय पूछेगा तो कौसानी में आ जाता है ना। तितली संग्रहालय, तितली संग्रहालय पूछेगा तो आपका तितली भीमताल के निकट आ जाएगा, अभी हम बात कर चुके हैं ना। बहुत सारे संग्रहालय हमारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा असत्य सुमेलित है, तो बिल्कुल डी असत्य, वन संग्रहालय पौड़ी में नहीं है, यह आपका देहरादून में स्थित है। चलो आगे बढ़ेंगे, मनोहर श्याम जोशी द्वारा, चलो ठीक है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा ठीक है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना क्या पो कसब किस भाषा में। चलो सबसे पहले बात तो भाई क्या पो कसब किसकी रचना है, मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं आ जाती है। यह किस भाषा में, तो यह कुमाऊनी भाषा में। मनोहर श्याम जोशी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रचनाएं यहां पर देखने को मिलती है। हम राही, कक्काजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यहीं पर बात करें तो यहां पर कैसा किसागो, यहीं पर बात करें मंदिर घाट की पुड़िया, ठीक है, मंदिर घाट की पुड़िया आ जाएगा। हरिया हरक्यूलस की हैरानी, ठीक है, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत सारी रचनाएं इनकी देखने को मिलती है। हाँ, हम लोग जो आप सीरियल देखते हो ना, सबसे पहला जो सीरियल लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया। क्याप उपन्यास के लिए, क्याप रचना के लिए इन्हें 2005 में क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है ना, साहित्य अकादमी क्याप रचना के लिए इन्हें 2005 में मिलता है। तो मनोहर श्याम जोशी की द्वारा रचित क्याप ओ कसब किस भाषा में रचित है, तो यह आपका किसमें, कुमाऊनी भाषा में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कितने नए जनपद बनाए गए, इजी प्रश्न है। तो राज्य गठन 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हो जाता है, तो इसके बाद तो ऐसा कोई जनपद नहीं बनाया जाता। तो विशेष याद रखना इनमें से कोई नहीं। लास्ट जो 3 जनपद बने थे 1997 में बन जाते हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, है ना। तो ये तो इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेगा। आयुष 2023 में हुई पटवारी परीक्षा पास करके अपने पद पर कार्यरत है। अगले वर्ष 2025 में उसके पद पर पहली पदोन्नति होनी है, तो बताइए वह किस पद पर आसीन होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो पटवारी है ना, पटवारी का जो पहला प्रमोशन होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पटवारी का पहला जो प्रमोशन कानून गो होगा, कानून गो होगा। कानून गो के बाद आप नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद आप तहसीलदार, तहसीलदार। यह आपका पदोन्नति है पटवारी के। पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार। इसमें अगर सार्थक क्रम में आगे हम देखें, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम आगे देखें, तो तहसीलदार के बाद आप एडीएम बनोगे और एडीएम के बाद आप डीएम बनोगे ना, डीएम बनोगे। ये प्रशासनिक में आपके प्रमोशन देखने को मिलेंगे या आपके पदोन्नति देखने को मिलेगी, है ना। तो विशेष याद रखेगा, आयोग इस तरह के प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा कानून गो, है ना, कानून गो। चलो आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल के
कौन से जनपद कुमाऊं की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो गढ़वाल मंडल के कौन से जनपद ऐसे हैं जो कुमाऊं की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर चमोली और पौड़ी है ना, चमोली व पौड़ी ऐसे दो जनपद हैं गढ़वाल के जो कुमाऊं की सीमा को स्पर्श करते हैं। कभी पूछेगा कितने जनपद, तो 2 जनपद। ये तो हमारे हो गए गढ़वाल के कुमाऊं से। कुमाऊं के कितने जनपद हैं? तो सबसे पहले ऊपर अगर हम देखें तो पिथौरागढ़ आ जाएगा, पिथौरागढ़ आ जाएगा। उससे थोड़ा नीचे देखें बागेश्वर, उससे थोड़ा सा नीचे अल्मोड़ा, और उससे नीचे अगर हम देखें तो नैनीताल। मतलब कुमाऊं के हमसे 4 जनपद स्पर्श करते हैं गढ़वाल से, जबकि गढ़वाल के कुमाऊं से आपके 2 जनपद स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर चमोली और पौड़ी आंसर में है तो नहीं है, चमोली और पौड़ी आंसर में नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसा जनपद नहीं है जो गढ़वाल के कुमाऊं को स्पर्श करे ना। तो विशेष याद रखना, गढ़वाल के 2 जनपद और कुमाऊं के 4 जनपद हमें स्पर्श करते हैं गढ़वाल क्षेत्र को। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में चलाए गए लोटा कानून का संबंध किस से है? अल्मोड़ा से में एक कानून चलाया जाता है लोटा कानून, जिसका संबंध आपका स्वच्छता से आ जाएगा, स्वच्छता अभियान। बात कुछ इस तरह से हो गई, जब यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, कुमाऊं कमिश्नरी जब चल रही थी, तो यहाँ पर जो कुमाऊं के क्षेत्र है सड़कें बनाई जा रही थी, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सुबह शौच हेतु लोटा लेकर चले जाते थे सड़कों के किनारे, जो बाद में अंग्रेजों को लगता है कि भाई ये गलत है। इस हेतु अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं लोटा कानून, कि भाई इस तरह से सड़कों पर कोई भी शौच हेतु नहीं जाएगा। तो इसके संबंध में उनके द्वारा एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, बरकंदाज। भाई साहब खतरनाक नौकरी है ना, बरकंदाज। लोटा कानून के विरोध में एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम है बरकंदाज। खतरनाक है ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पहले समझो पिरुल होता क्या है। पिरुल आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं तो एक पेड़ होता है चीड़ का पेड़। चीड़ की जो पत्तियां होती है वो उन्हीं को पिरुल कहा गया। जब वो सूख जाते हैं ना नीचे गिर के, तो उन्हीं को पिरुल कहा गया। तो ये जो पिरुल है तो इन पे आग बहुत ज्यादा जल्दी लगती है ना, आग बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा हुआ पिरुल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से पिरुल प्राप्त किया जाता है। अभी हम बात करें पिरुल नीति 2019 की है, अभी पढ़ के आए हैं तो ध्यान देना। हाँ, राज्य सरकार के द्वारा पिरुल लाओ पैसा पाओ, पिरुल लाओ पैसा पाओ, पिरुल लाओ पैसा पाओ, पिरुल लाओ पैसा पाओ नीति, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान कब शुरू किया गया? 8 मई 2024। विशेष याद रखेगा, 8 मई 2024 की राज्य द्वारा एक पिरुल लाओ पैसा पाओ का अभियान शुरू किया जाता है। कहां से शुरू किया जाएगा? तो ये आपका रुद्रप्रयाग से शुरू किया जाएगा। विशेष याद रखना, रुद्रप्रयाग से शुरू किया गया 8 मई 2024 को, है ना। पिरुल लाओ पैसा पाओ। हाँ, कितने रुपए किलो पिरुल बिकेगा? तो ये आपका 50 रुपए किलो है ना, 50 रुपए किलो है ना, 50 रुपए केजी, 50 रुपए केजी बिकेगा यहाँ पर पिरुल। तो आप लाइए पिरुल और राज्य सरकार को बेचिए, है ना, तो 50 रुपए किलो बिकेगा, है ना। विशेष याद रखेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा ठीक है, यहां पर देर का ये डैश इधर हो जाएगा। भागीरथी गौमुख, एक साइड नदियां हैं, एक साइड उनके उद्गम स्थल है। भागीरथी गौमुख बिल्कुल ठीक है भाई। पावलगढ़ है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 44 74। अच्छा ठीक है, ये मिल गया। ये पश्चिमी रामगंगा है, ये कालागढ़ हो जाएगा ना, कालागढ़। विशेष याद रखना, ये
वह कालागढ़ नहीं है, ये कालागढ़ हो जाएगा। मतलब कालागढ़ से ये पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा है ना, कालागढ़ से पश्चिमी रामगंगा निकलती है, नहीं निकलेगी, गलत हो जाएगा। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, भागीरथी गौमुख से निकलती है, ठीक है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलेगी, तो यह गलत हो जाएगा। कालागढ़ से यहाँ पर रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नहीं निकलेगी। पश्चिमी रामगंगा अगर बात करें तो यह आपका दूधा तौली से है ना, दूधा तौली पर्वत श्रृंखला से निकलेगी, दूधा तौली पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। चोरखाल धार, वहां पर चोरखाल धार है या दिवाली धार है ना, दिवाली खाल, चोरखाल धार या दिवाली खाल से निकलती है आपकी पश्चिमी रामगंगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहां पर देखें हार्डी जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो हार्डी जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह आपका देहरादून में मसूरी के निकट देखने को मिलेगा, मसूरी के निकट देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो देहरादून में किमोना जलप्रपात देखने को मिलेगा आपका चक्राता के आसपास। यहीं पर भट्टा फॉल देखने को मिलेगा, भट्टा फॉल देहरादून में। सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, ये आपके देहरादून में देखने को मिलते हैं ना। चमोली की बात करें तो चमोली में आपका वसुंधरा जलप्रपात देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़, भाई साहब बहुत ज्यादा जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे बिरथी, सबसे इंपॉर्टेंट बिरथी जलप्रपात देखने को मिलेगा, तिंथा देखने को मिलेगा, तिंथा जलप्रपात देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो यहीं पर आपका भेलछड़ा जलप्रपात देखने को मिलेगा। यहीं पर आगे बात करें तो भुरमुनी जलप्रपात देखने को मिलेगा, भुरमुनी जलप्रपात देखने को मिलेगा। गरुड़ जलप्रपात यहीं पर देखने को मिलेगा। इस तरह के जलप्रपात आपके जलप्रपात अथवा झरने पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी पूछेगा, याद रखना, पूछने वाला प्रश्न है कि मंदाकिनी झरना कहां पर है, तो ये भागीरथी नदी पर बनता है, भागीरथी नदी पर बनता है। कहां पर, आपका हर्षिल के निकट देखने को मिलेगा मंदाकिनी, उत्तरकाशी। तो याद रखें, चमोली में वसुंधरा जलप्रपात, पिथौरागढ़ में आपके बिरथी, तिंता, भेलछड़ा, भुरमुनी, गरुड़ जलप्रपात देखने को मिलेगा। जबकि देहरादून में आपका भट्टा फॉल देखने को मिलेगा, किमोना जलप्रपात देखने को मिलेगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर है गोवाना खाना हिमनद, गोवाना खाना हिमनद की अगर हम बात, गोवाना खाना हिमनद, ठीक है। एक साइड आपके हिमनद दिए हुए, दूसरी साइड उनकी निकलती नदियां दे रखे। गोवाना खाना हिमनद गोमती, ना गोमती की बात करें, डेबरा श्रेणी से निकलती है बागेश्वर में, डेबरा श्रेणी, बागेश्वर में डेबरा श्रेणी से निकलेगी आपकी गोमती नदी, है ना, ठीक है। गोमती निकलेगी डेबरा श्रेणी, सरयू निकलेगी सरमूल श्रेणी से, दोनों का संगम हो जाता है बागेश्वर में, है ना, बागेश्वर में, ठीक है। गोमती की एक सहायक नदी आ जाती है गरुड़ गंगा गोमती की एक सहायक नदी आ जाती है। और गरुड़ गंगा और गोमती, गरुड़ गंगा प्लस गोमती का जो संगम होता है वो होता है आपका बैजनाथ में, विशेष याद रखना, बैजनाथ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो यह गरुड़ गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। गोवाना खाना हिमनद, गोवाना खाना हिमनद से अगर हम देखें तो दारमा नदी निकलेगी, दारमा नदी, है ना, दारमा नदी निकलेगी गोवाना खाना हिमनद से। और यहां से आपका अगर हम बात करें लस्सर यांगती वैली से निकलती है आपकी लस्सर नदी, तो ये इन दोनों का संगम हो जाएगा तेजांग नामक स्थान पर, तेजांग, और नदी आगे बढ़ेगी पूर्वी धौली गंगा, है ना, पूर्वी धौली गंगा से। और पूर्वी धौली गंगा का जो संगम होगा वो काली नदी, इधर से काली नदी कहां पर, खेला नामक स्थान, है ना, खेला बोलो, सियालपत बोलो, सियालपत तवाघाट नामक स्थान है ना, खेला सियालपत तवाघाट में किस किस का, पूर्वी धौली गंगा, और इधर से आपका काली नदी का, है ना, काली नदी। तो ये तो यहाँ पे देखिए गोवाना खाना हिमनद से गोमती निकलती है, गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा नीलकंठ पर्वत से पश्चिमी धौली गंगा, ना, पश्चिमी धौली गंगा यह आपका कुनकुल श्रेणी से निकलेगी, कुल श्रेणी से ना, कुनकुल श्रेणी से निकलेगी। नीलकंठ से अगर हम बात करें तो ऋषि गंगा,
ऋषि गंगा सेकंड नीलकंठ से निकलती है, जो आपकी मिलती है कहां पर, बद्रीनाथ के निकट कौन सी नदी अलकनंदा से मिलेगी, ऋषि गंगा, है ना। यहां पर बात करें मिलम ग्लेशियर गोरी नदी, बिल्कुल ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलेगी आपकी गोरी नदी, और गोरी का जो संगम होगा काली नदी में, वो जौलजीबी नामक स्थान, गोरी और काली का संगम जौलजीबी नामक स्थान पर। आगे बात करते हैं, यहां पर सतोपंत बिलंग सतोपंत ताल से निकलेगी आपकी अलकनंदा नदी, अलकनंदा क्षीर सागर से, या सतोपंत ताल से, या सतोपंत अलकापुरी बांक हिमनद से निकलेगी अलकनंदा। बिलंगना आपकी खतलिंग से, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा हुआ प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए शांति कुंज आपका हरिद्वार में, वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समय विनोद आपका जसपुर से निकलता है, कब निकलेगा, 1868 के आसपास, 1868 के आसपास। किस भाषा में है, तो यह आपका उर्दू व हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जयदत्त जोशी, है ना, किसके द्वारा, जयदत्त जोशी के द्वारा निकाला जाता है यहाँ पर कौन सा समाचार पत्र, समय विनोद। खंड उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, बिल्कुल ठीक है, मसूरी में होगी। तो यहाँ पर देखिए ए का 3, बी का अगर हम देखें 4 आ जाएगा, सी का अगर हम देखें 1 तो बाद में 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखें वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी मैदान, क्या हो गया था 1926 के आसपास टिहरी रियासत एक वन अधिनियम कठोर कानून लेके आती है, बाद में पद्मदत्त रतूड़ी इसके यहाँ पर डीएफओ बन जाते हैं, डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी, और यहाँ पर जो इस समय टिहरी रियासत के दीवान होंगे चक्रधर जुयाल मिल जाते हैं। इस तरह का टैक्स, बहुत ज्यादा कठिन टैक्स लगा जाते हैं कि भाई कोई भी जो गाँव में चलने वाले रास्ते उन पर कर लगा देंगे, गोट होती है हमारी, छानियां होती है जहां पर हम भैंस आदि को बाहर बांधते हैं वहां पर टैक्स लगा देंगे, वनों पर तो था ही टैक्स, और कोई अगर 4 5 6 8 10 लोग अगर इकट्ठे बैठ रहे हैं तो उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो इसके विरोध में आ जाती है रवाई की जनता, और रवाई की जनता आ जाएगी तो यहाँ पर आंदोलन हो जाता है। 30 मई 1930 को 1930 को यहाँ पर तिलाड़ी कांड देखने को मिलता है, ठीक है। तिलाड़ी कांड यमुना नदी के निकट देखने को मिलेगा 30 मई 1930 को, ठीक है। प्रश्न बनता किसने गोली चलाने का आदेश दिया, चक्रधर जुयाल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर जो सेनापति था नत्थू सिंह, विशेष याद रखना, नत्थू सिंह सेनापति होता था किसका, चक्रधर जुयाल का, ठीक है। तो यहाँ का पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं द्वारा राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हुए थे, अच्छा वह तिथि बतानी है जिस दिन वीर यहाँ पर प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं, किसके साथ, गोरखाओं के साथ लड़ते लड़ते। तो ये हमारी आ जाएगी आपकी 14 मई 1804 खुड़बुड़ा नामक मैदान में, यहाँ पर 14 मई 1804 को यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं प्रद्युम्न शाह, और यहीं पर गढ़वाल में भी अधिकार हो जाता है गोरखाओं का, है ना। चलो आगे बात करें, निम्न कथनों में से कौन से सही है ना। चंदुवंश की स्थापना सोमचंद ने की, बिल्कुल ठीक है भाई, चंदुवंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की जाती है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली, बिल्कुल ठीक है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि एफएसटी के द्वारा दी जाती है, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी जाती है। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 तीनों सही है ना, तो इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो हाँ एक और ऑप्शन है, हाँ चाराल व्यवस्था कत्यूर शासकों की सुरक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। नहीं ये गलत हो जाएगा, चाराल व्यवस्था कत्यूर शासकों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ये किसकी थी, ये चंदों की थी, है ना, चंदों की सुरक्षा। चाराल मतलब 4 किलेदार नियुक्त किए जाते हैं सोमचंद के द्वारा, जैसे यहाँ पर आता है झूसी नगर कहा जाता है कि सोमचंद तीर्थाटन है, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ब्रह्मदेव की पुत्री से इनका विवाह हो जाता है, ब्रह्मदेव दहेज स्वरूप इनको कुछ भूमि दान दे देता है, जहाँ पर ये राजबुंगा किले का निर्माण कर देते हैं। तो राजबुंगे को किले को सुरक्षित रखने के लिए इनके द्वारा चाराल व्यवस्था शुरू की गई। चाराल मतलब 4 किलेदार नियुक्त किए जाते हैं। ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो बोरा जाति को बैठा देते हैं, यहाँ पर आपको कार्की को बैठा देते हैं,
इधर अगर हम बात करें तो चौधरी, है ना, और इधर हम बात करें तो आपका तड़ागी, है ना, तड़ागी। इस तरह से अपने किले को चारों दिशाओं से सुरक्षित कर देते। तो आप चाराल व्यवस्था मतलब किले की सुरक्षा करना किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो इसका 1 2 3 सही हो जाएगा, 4 गलत, चौथा गलत हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दमाव, डपली, अलगोजा आदि दर्शाते हैं उत्तराखंड की संस्कृति को। तो उत्तराखंड की संस्कृति को कोई बोलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। दमाव याद रखेगा, दमाव ढोल के साथ मुख्यतः बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है दमाव है ना, दमाव चर्म वाद्य यंत्र आ जाता है। चलो आगे बात करें। निम्न में से कौन सा किला उनकी स्थिति के अनुसार भिन्न है? मतलब स्थिति के अनुसार भिन्न है। यहां पर अगर हम देखें, मल्ला महल अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में आ जाता है। रंग महल की बात करें तो यह आपका अल्मोड़ा में आ जाता है, ठीक है। राजगुंगा किला चंपावत, अभी तो पता है चंपावत के राजगुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा किया जाता है। और इनमें से कोई नहीं, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो ये भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मल्ला महल की बात करें, रुद्रचंद के द्वारा बनाया जाता है, रुद्रचंद के द्वारा मल्ला महल बनाया जाता है। रंग महल की बात करें, उद्योतचंद के द्वारा बनाया जाता है, उद्योतचंद के द्वारा रंग महल बनाया जाता है। और तल्ला महल भी इसी के द्वारा बनाया जाता है, उद्योतचंद के द्वारा ना। राजगुंगा किला सोमचंद के द्वारा, इसी के साथ खगमराकोट का किला भीष्मचंद के द्वारा बनाया जाता है। भीष्मचंद खगमराकोट किले का निर्माण करके आलमनगर की स्थापना कर देते हैं। बाद में यहाँ पर बालू कल्याण चंद शासक बन जाते हैं 1563 के आसपास। चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं ना, तो इनके द्वारा यहाँ पर लाल मंडी किले का निर्माण किया जाता है। लाल मंडी किला है ना, लाल मंडी किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बालो कल्याण चंद है ना, बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा में। यहीं पर अगर हम आगे बात करें तो चौमहल्ला महल, अल्मोड़ा का जो चौमहल्ला महल, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाएगा कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा, कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा किया जाएगा, है ना, विशेष याद रखना। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी के साथ आगे बात करें तो भीमताल के किले का निर्माण त्रिलोक चंद के द्वारा किया जाता है। छकाता महल का निर्माण त्रिलोक चंद के द्वारा किया जाता है। दशे के छज्जे का निर्माण उद्योतचंद के द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़े। कोतवाल सिंह नेगी वो भोला, हाँ इसका आंसर राजगुंगा किला। कोतवाल सिंह नेगी वो भोला दत्त चंदोला का संबंध किस घटना से है ना? तो इसका जो संबंध है, इनका जो संबंध है दोनों का इबटसन कांड से हो जाएगा, इबटसन कांड। अच्छा था क्या है इबटसन कांड, थोड़ा सा समझना। जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इनको इस समय, अच्छा ये होता क्या, पहले तो ये देखो होता कब है, तो ये 18 जुलाई 1930 1930 को होता है। 18 जुलाई 1903 को इबटसन कांड होता है। कैसे होता है? जो हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, इनको जेल में डाल रखा था, तो उनको यहाँ पर यातना, जेल में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं दी जाती है। तो इसके विरोध में जनता, पौड़ी की जनता इकट्ठी हो जाती है और इनका विरोध, जब यहाँ पर कौन, इबटसन, डिप्टी कमिश्नर इबटसन कुमाऊं से, अल्मोड़ा से गढ़वाल की ओर आ रहे थे, तो इनको रास्ते में इन्हें काले झंडे दिखाए गए, पहुंच जाते हैं श्रीनगर में इनका विरोध करते हैं कौन, कोतवाल सिंह नेगी और भोलादत्त चंदोला। प्रश्न पूछेगा कि जो इबटसन कांड है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कोतवाल सिंह नेगी और भोलादत्त चंदोला, है ना। तो विशेष याद रखना इनका संबंध इबटसन कांड से। इबटसन कांड कब होता है? 18 जुलाई 1930 के आसपास। कीर्तिनगर गोलीकांड ये आपका 11 जनवरी 1948 को होता है, टिहरी में, है ना। टिहरी रियासत राजशाही के विरोध में यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, जिसका नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहा था? जिसका नेतृत्व यहाँ पर भोलादत्त चंदोला, भोलूराम चंदोला, वो यहाँ पर आपका नागेंद्र सकलानी, ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहे। तो 11 जनवरी को इन पे गोलियां चलाई जाती है, ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं।
इनकी अर्थियों को उठा के यहाँ से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और दादा दौलत राम के नेतृत्व में सीधे रियासत में ले जाएंगे। रियासत मतलब टिहरी राज दरबार में ले जाएंगे। इस समय मानवेंद्र शाह दरबार से भागकर नरेंद्र शाह आ जाएगा, है ना, नरेंद्र नगर आ जाएगा। तो विशेष याद रखना, कीर्तिनगर गोलीकांड का संबंध किससे? भोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी यहाँ पर शहीद हो जाएंगे ना। सालम की क्रांति की अगर हम बात करें, सालम की क्रांति तो ये आपकी 25 अगस्त 1942 को होती है। 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति होती है और इस दिन यहां पर नरसिंह धानक व टीकाराम कन्यात है ना, टीकाराम कन्यात, ये यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो पूछेगा सालम की क्रांति में कौन शहीद हुए? तो यहाँ पर नरसिंह धानक और टीकाराम कन्यात। सालम के शेर की अगर हम बात करें तो राम सिंह आजाद आ जाता है। सालम का शेर राम सिंह आजाद आ जाएगा। और सालम का भगत सिंह अगर पूछेगा तो प्रताप सिंह बोरा आ जाएगा। भगत सिंह पूछेगा सालम का, प्रताप सिंह बोरा, और सालम का प्रेरणता अगर पूछेगा तो वो भी भगत सिंह बोरा आ जाएगा। विशेष याद रखेगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। असत्य विकल्प का चयन करना है। असत्य विकल्प का चयन कीजिए। कुछ पुस्तकें दी गई, उधर उनके राइटर दे रखे। ब्यूटीफुल गढ़वाल बिल्कुल ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री नहीं, यशवंत सिंह कटोच नहीं आएगा, ये अजय राउत आएंगे ना। अजय राउत की पुस्तक आ जाएगी। कौन सी? आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आरेस्टोलिया, है ना, ये आरेस्टोलिया। तो गलत विकल्प और लास्ट है हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटर एटकिंसन। यहाँ पर गलत विकल्प का पूछा तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री किसकी हो जाएगी? अजय राउत की। यशवंत सिंह कटोच की अगर हम बात करें तो इनकी आ जाएगी गढ़वाली चित्रशैली आ जाएगी। और यहीं पर उत्तराखंड का नवीन इतिहास आ जाएगा। और इनकी आगे अगर बात करें तो मध्य हिमालय की कला आ जाएगी, है ना। मध्य हिमालय की कला यहाँ पर किसकी? यशवंत सिंह कटोच की आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले गढ़वाल की भूमि से प्रकाशित हुआ था? गढ़वाल समाचार की बात करें 1902 में किसके द्वारा? गिरिजा दत्त नैथानी, है ना, गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पर गढ़वाली की अगर हम बात करें 1905, ये भी इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। पुरुषार्थ की बात करें सितंबर 1917 का है, ये भी किसके द्वारा? ये भी इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। रियासत टिहरी की बात करें 1901 में किसके द्वारा? कीर्तिशाह, है ना, कीर्तिशाह के द्वारा निकाला जाता है। तो ये पूछा हुआ है कि कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले? तो रियासत टिहरी। देख लो, गढ़वाल की भूमि से पूछा है, गढ़वाल तो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। तो 1901 में रियासत टिहरी कीर्तिशाह के द्वारा निकाला जाता है। विशेष याद रखना, है ना। ठीक है, याद रखना यहाँ पर पुरुषार्थ समाचार पत्र 1917, एक तीर के 3 निशान, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये किसके हैं? ये किसका कथन है? पुरुषार्थ समाचार पत्र का है। किसके लिए? जब यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है 1917 में, 18 में, तो, है ना। चलो आगे बढ़े। सुमित्रा नंदन पंत को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ध्यान देना, इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना, 1960 में। चिदम्बरा के लिए 1968 में, 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ मिलता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। चलो आगे अगर हम बात करें उत्तराखंड में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला, तो थोड़ा सा देख लो ना। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को राज्य का प्रथम व्यक्ति जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। उसके अलावा 1992 में 1992 में यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को मिल जाएगा आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। इसके बाद 1997 में लीलाधर जगूड़ी को मिल जाएगा अनुभव के आकाश में चांद। और इसके बाद 2000 में मिल जाएगा मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं। 1902 में मिल जाएगा किसको? राजेश जोशी को, 2 पंक्तियों के बीच। और 1904 में मिल जाएगा बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, है ना। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद। 1992 में आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा रस्किन बॉन्ड। 1997 में मिल जाएगा किसको? अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। 2000 में मिल जाएगा मंगलेश डबराल को, किसके लिए?
हम जो देखते हैं 2002 में मिल जाएगा, 2002 में मिल जाएगा किसको, राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच। 2004 में मिल जाएगा बीरेन डंगवाल को, किसके लिए, दुष्चक्र में सृष्टा। और 2005 में क्याप के लिए मिल जाएगा किसको, मनोहर श्याम जोशी को। निम्न में से, चलो, निम्न में से किस एक स्थल का नामकरण भगवान शिव के द्वारा रची गई एक लीला के कारण हुआ। चलो ये तो आपका बागेश्वर। बागेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो बागेश्वर भूमि होती थी मार्कंडेय ऋषि की होती थी, मार्कंडेय ऋषि की, है ना। तो यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की भूमि होती थी। तो एक दिन यहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे, तो भगवान तपस्या कर रहे थे, तो सरयू नदी, माना जाता है कि सरयू नदी इस बागेश्वर से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ये मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर तपस्या में लीन थी, इसलिए नदी आगे नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर तालाब का निर्माण हो जाता है, तो भगवान शिव आ जाते हैं, यहाँ पर एक लीला रस देते हैं। तो ये अलग कहानी है। तो बागेश्वर शिव से संबंधित है, विशेष याद रखेगा, है ना। चलो, तिहरी आपको पता है, तिहरी इसको कहा जाता है। पिथौरागढ़ आपको पता है, राजा पिथौरा शाह के द्वारा एक किले का निर्माण किया जाता है, वहीं पर इसी के साथ इसकी स्थापना होती है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के झीलों की खोज पीटर बैरन के द्वारा 1841 के आसपास की जाती है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से वह व्यक्ति जो कभी उत्तराखंड में किसी वंश का राजा नहीं रहा। तो राजा नहीं रहा, और थोड़ा सा देखें, तिरमल चंद बिल्कुल रहते हैं भाई, तिरमल चंद राजा रहते हैं, अजयपाल रहते हैं, फतेह शाह रहते हैं, पुरिया नैथानी, है ना, पुरिया नैथानी भी नहीं रहते। ये कहाँ रहेंगे, ये नहीं है। इनको बोला जाता गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य। बहुत सारी चीजें इनको गढ़वाल का चाणक्य बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पर 1709 के आसपास यहाँ पर जगतचंद का आक्रमण हो जाता है कुमाऊं में फतेहपति शाह के टाइम पे, तो श्रीनगर को लूट लेते हैं, सुरनगर पर अधिकार कर लेते हैं। तो अपने बातों में यहाँ पर फंसा देते हैं पुरिया नैथानी, किसको, जगतचंद को, और जगतचंद छोड़ के चले जाता है श्रीनगर को, है ना। तिरमल चंद की बात करें तो कुमाऊं के एक शासक चंद शासक है, कुमाऊं के एक शासक चंद शासक है, जो किसकी सहायता से, श्याम शाह की सहायता, है ना, श्याम शाह की सहायता से शासक बनते हैं, श्याम शाह की सहायता से कुमाऊं के शासक बनते, चंदवंश के शासक बनते। अजयपाल को कौन नहीं जानते, गढ़पाल कहलाते हैं, 52 गढ़ों को विजिट करते। फतेहपति शाह, है ना, गढ़वाल में साहित्य व कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, फतेहपति शाह का, है ना। तो विशेष याद रखेगा। चलो भाई, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, अभी आगे भी आया था, तो अल्मोड़ा में, है ना। 1924 में स्थापना होती है बोसी सेन के द्वारा कलकत्ता में, 1936 में अल्मोड़ा स्थानांतरित किया जाता है। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका मोटे अनाजों से संबंधित है ना, मोटे अनाजों से। गर्भवती महिलाओं से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना कब की है, तो ये आपके वंदे मातरम योजना की बात करें तो 9 फरवरी 2004 की आ जाएगी ना, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 की आ जाएगी, गर्भवती महिलाओं से, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व दिए गए, एक साइड उनके उपनाम दिए गए। दद्दा, यहाँ पर आपका डैश है, दद्दा चंद्र सिंह राणा, बिल्कुल ठीक है भाई। बीसी साहब, दरबान सिंह नेगी, बिल्कुल ठीक है। कमल, आत्माराम फोंदुड़ी, बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल का महर्षि दर्शन लाल पांडे, ना 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 ना, दर्शन लाल पांडे नहीं, तारादत्त गहरोला, तारादत्त गहरोला को गढ़वाल का महर्षि कहलाएगा, जबकि दर्शन लाल पांडे आपका टोपी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, टोपी बाबा। तो आपसे पूछेगा टोपी बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दर्शन लाल पांडे आ जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे नाम आ जाते हैं ना हमारे, गढ़वाली सहगल, जीत सिंह नेगी आ जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा नरकेसरी आपका बद्रीदत्त पांडे आ जाएगा, कुमाऊं कांग्रेस का रीड आपका हरगोविंद पंत आ जाएगा, है ना। देहरादून का सुल्तान आपका चलो याद आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। लेडी सुल्तान अगर पूछेगा नेहा तोमर आ जाता है ना, तो विशेष याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न, हाँ यहाँ पर गलत कौन था, तो गलत यहाँ पर गढ़वाल का महर्षि दर्शन लाल पांडे नहीं होगा, दर्शन लाल पांडे को टोपी बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक आंतरिक जनपद नहीं है। आंतरिक जनपद आपको पता है 3 प्रकार के जनपद हम देखते हैं, अगर सीमाओं के आधार पर हम जनपदों को देखें तो 3 प्रकार के हम जनपद देखते हैं। आंतरिक जनपद, अंतरराज्य जनपद,
अंतरराज्य जनपद और अंतर्राष्ट्रीय जनपद। अंतर्राष्ट्रीय जनपद, आंतरिक जनपदों की बात करें जो न किसी देश से न किसी अन्य राज्य से सीमा स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर हमारे 4 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से? गढ़वाल क्षेत्र में बात करें टिहरी आ जाएगा और रुद्रप्रयाग आ जाएगा, है ना, रुद्रप्रयाग आ जाएगा। कुमाऊं की बात करें अल्मोड़ा आ जाएगा और यहाँ पर आपका बागेश्वर आ जाएगा। ये तो हमारे किसके हैं? आंतरिक जनपद है। अंतरराज्य जनपदों की बात करते हैं, वह जनपद राज्य के, उत्तराखंड के वह जनपद जो किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं। तो देखो ना, उत्तरकाशी आ जाता है, उत्तरकाशी आ जाएगा, ऊपर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, देहरादून, देहरादून है ना, हिमाचल प्रदेश वो आपका यूपी से बनाएगा, सीमा साझा करेगा। तो इधर आ जाओ थोड़ा सा, हरिद्वार यूपी से बनाएगा, पौड़ी यूपी से बनाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ, नैनीताल यूपी से बनाएगा, और यूएसएन नैनीताल से, यूएसएन तो ये आपका यूपी से बनाएंगे। मतलब अगर आपके आंतरिक जनपद 4 और अंतरराज्य जनपद 1 2 3 4 5 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जो किसी बाहरी राज्य से सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनपद वह जनपद होंगे जो किसी अन्य देश से, मतलब विदेशों से सीमा साझा करेंगे। जैसे उत्तरकाशी, आपको उत्तरकाशी पता है चीन तिब्बत से सीमा साझा करेगा। यहीं पर आपका चमोली आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़े तो पिथौरागढ़ आ जाएगा, पिथौरागढ़ आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे ध्यान देना, पिथौरागढ़ नीचे आपका चंपावत और यूएसएन, ठीक है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ चीन तिब्बत से बनाते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल से बनाएंगे ना। पिथौरागढ़ याद रखना, ये आपका किससे? चमोली, चीन तिब्बत से भी बनाएगा और नेपाल से भी, है ना, ठीक है। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य हमारा विदेशी सीमा साझा करने वाला, वो भी पिथौरागढ़ आ जाएगा। तो यहाँ पर था निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जनपद है? तो यहाँ पर देखो आंतरिक अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा आंतरिक जनपद आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? हाँ, केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, या केदारनाथ के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? वैसे केदारनाथ तो पैदल जाना पड़ता है, लेकिन केदारनाथ के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा? तो 107 केदारनाथ के लिए जाएगा। 34 आपका गंगोत्री, 34 आपका गंगोत्री और 134 यमुनोत्री, ठीक है। 134 यमुनोत्री जाएगा। 307 ये देहरादून छुटमलपुर, है ना, छुटमलपुर सबसे छोटा, ठीक है। राज्य का अगर पूछेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 307 आ जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो 7 आ जाएगा, 07 है ना। और 07 आपको पता है कहां पर जाता है? बद्रीनाथ। तो चारों धाम आ गए, 07 बद्रीनाथ, 107 केदारनाथ, 34 गंगोत्री, 134 यमुनोत्री। विशेष याद रखना, यहां पर ऋषिकेश से इस तरह से जाएगा आपका गंगोत्री, ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश। विशेष याद रखना, गंगोत्री यहां पर एक जगह पड़ती है, धरासू बैंड, ये यहां पर टोटल चल रहा NH34, ये NH34 है। यहां से धरासू बैंड को टर्न होगा यहाँ पर NH134, NH134। और ये बेटा याद रखना, ये जाएगा यमुनोत्री मंदिर। और यहाँ पर यमुनोत्री मंदिर, यहाँ पर बीच में राड़ी का डांडा, इस तरह से यहाँ पर राड़ी का डांडा, और इसी राड़ी के डांडा को यहाँ से इधर यमुनोत्री बड़कोट पहुंचने के लिए यहाँ पर सिलक्यारा टनल, है ना, सिलक्यारा टनल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य की सबसे लंबी टनल होगी 4.5 किलोमीटर, है ना। तो पूछता है सिलक्यारा टनल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहा है? तो NH134 है ना, NH134 विशेष याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंगरचाल परियोजना किस नदी पर है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चुंगरचाल परियोजना आपकी पूर्वी धौली गंगा पर आ जाएगी ना, चुंगरचाल परियोजना पूर्वी धौली गंगा पर आ जाएगी, ठीक है। लूण लोटा जौनसारी प्रथा का संबंध किस से है? लूण लोटा एक जौनसारी प्रथा है, इसका संबंध किससे है? तो ये आपका जौनसार में अपनी बात की सत्यता देने के लिए प्रथा, बिल्कुल ठीक है भाई। देव्य न्याय, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। दोषी को सजा देने की एक देव्य प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है, सभी सही है, सभी सही आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
राज्य में भेड़ाल शब्द का संबंध किससे है? तो राज्य में भेड़ाल शब्द का जो संबंध आ जाएगा वो भेड़ पालकों से आ जाएगा, है ना, भेड़ पालकों से। राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? जनसंख्या पूछा तो रुद्रप्रयाग, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से रुद्रप्रयाग और क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत, है ना, ठीक है। कितना है? 1766, है ना, 1766, ठीक है। बागेश्वर 2246 आ जाएगा, 2246। हरिद्वार 2360 आ जाएगा ना, विशेष याद रखना, ठीक है। रुद्रप्रयाग पूछेगा 1984 ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंडल घाटी चमोली, मंडल घाटी चमोली में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रवाई घाटी उत्तरकाशी बिल्कुल ठीक है। सोमेश्वर घाटी टिहरी नहीं, सोमेश्वर घाटी आपका कहां पर आ जाएगा? अल्मोड़ा में आ जाएगी ना, सोमेश्वर घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। चावल का कटोरा बोला जाता है, चावल का कटोरा पूछेगा। उत्तराखंड में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? सोमेश्वर घाटी। और इस सोमेश्वर घाटी से होकर गुजरती है कोसी नदी, इसलिए इस घाटी को, कोसी नदी घाटी को या सोमेश्वर घाटी को, दोनों को बोला जाता है चावल का कटोरा, है ना। चलो भाई जोहार घाटी पिथौरागढ़ में, बिल्कुल ठीक है, जोहार घाटी पिथौरागढ़ में। मंडल घाटी विशेष याद रखना, गढ़वाल चमोली में गोपेश्वर के निकट देखने को मिलते हैं, इसे बोला जाता है गढ़वाल का चेरापूंजी, गढ़वाल का चेरापूंजी। थोड़ा सा देख लो ना उत्तराखंड का चेरापूंजी, देखो चेरापूंजी बोला, अब तो चेंज हो गया ना, पहले चेरापूंजी, अब तो मासिन राम आता है। मासिन राम मेघालय में कोई जगह पड़ती है, चेरापूंजी भी वहीं पर और मासिन राम भी, तो इसलिए मासिन राम हम कह सकते हैं, मासिन राम या चेरापूंजी। तो यह आपका नरेंद्र नगर आ जाएगा। गढ़वाल का आपका मंडल घाटी आ जाएगा। कुमाऊं अगर पूछेगा, कुमाऊं का चेरापूंजी या कुमाऊं का मासिन राम, तो आपका सूखी डांग आ जाएगा, सूखी डांग आ जाएगा। कुमाऊं का चेरापूंजी या मासिन राम कहां पड़ता है? चंपावत में पड़ता है, सूखी डांग, है ना, तो विशेष याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे? चलो ठीक है, एनडी तिवारी, ठीक है, सबसे लंबा टाइम पीरियड, राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम, ठीक है, निर्वाचित सीएम बिल्कुल ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में, है ना, अंतरिम सरकार में सीएम, कौन से नंबर के? सेकंड नंबर के सीएम, है ना। पहले तो बनेंगे कौन? नित्यानंद स्वामी अंतरिम सरकार में, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में, है ना। चलो बीएल जोशी नहीं, ये तो राज्यपाल रहे, है ना, ये राज्यपाल है, राज्यपाल, तो यही गलत हो जाएगा ना, तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिनों तक, 13 से 114 दिनों तक, है ना। चलो ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जनपद, इसको देख लेना भाई थोड़ा सा। चंपावत आ गया, चंपावत पहले नैनीताल था, तो 18वीं वन रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, तो वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चंपावत पहला आ जाएगा, दूसरा आपका नैनीताल आ जाएगा ना। निम्न में से कौन सा स्थान हेमकुंड वो मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है ना, तो ये आपका चौका घाट आ जाएगा। चौका घाट मतलब कण्व आश्रम को बोला जाता है, कण्वाश्रम को बोला जाता है चौका घाट, जो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य। बागेश्वर की बात करें, नीलेश्वर वह भीलेश्वर पर्वतों के मध्य। केदारखंड की बात करें, भरतखंड वो खर्चाखंड पर्वतों के मध्य, है ना, खर्चाखंड पर्वतों के मध्य। पुरंदर पर्वत भी यहीं पर देखने को मिलता है, पुरंदर पर्वत भी आपके केदारनाथ के निकट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा उत्तराखंड का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।